मजबूत शुरुआत के बाद सीमित दायरे में लेकिन मजबूती के साथ कारोबार करते हुए बाजार 15,900 के करीब है। निफ्टी बचा है आखिरी 1.5 घंटा। मजबूती बरकरार रहेगी या फिर आएगी मुनाफा? उस समय के लिए क्या करें ट्रेड और कैसे करें, कल की तैयारी रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सुबह से बढ़िया एक्शन है बाजार में और वो एक्शन अभी भी बना हुआ है। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ ये जानते हैं अनिल जी के साथ। सर बताएं इस समय की बड़ी एक ही जगह है दीप, कहाँ जाएंगे? एक ही जगह जाना है, इंसान हो या निफ्टी। बिल्कुल तो जगह ऊपर जाने की बन रही, देख लेते हैं अब तक की बड़ी बात क्या कुछ है। आइए, लगातार तीसरे दिन तेजी के पास है निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा कम मजबूत है, थोड़ा कम, बस ऐसा नहीं कि कोई खराब है, थोड़ा कम मजबूत है। 0.5% ऊपर है, 33,850 के आसपास। आजकल मैं भी है ना 1000-2000 पॉइंट से कम की तो गलती करते ही नहीं। लेवल बढ़ गया है। हाँ, लेवल बढ़ गया है कि जब सोचना ही कुछ बड़ा तो बड़ा ही सोचो। फिर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बड़े एक्शन में आज बढ़िया तेजी होती दिख रही है। आईटी मेटल मजबूत है, जो पिटे हुए थे वही आगे बढ़ रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे अपनी मजबूती बढ़ाते हुए 250 अंक मजबूत हो चुके हैं। ये कमाल करते हुए दिख रहे हैं। ये भी तब जबकि 825 पॉइंट ऑलरेडी चढ़ चुके थे शुक्रवार को, उसके बावजूद। और यूरोप में भी 1 से 2% तक की दमदार तेजी बनती हुई दिख रही थी। तो ये है अब तक की बड़ी बात है। बिल्कुल, तो चलिए बड़ी बातें तो यही है कि बाजार में अच्छा मूड माहौल है। एक डिप मिला था सर 15,830 820 तक निफ्टी आया भी था दिन में, बट वापस वहां से मूवमेंट आ गया। बट एक बात है सर, ये 15,900 का लेवल उतने कन्विंसिंगली अभी ऊपर नहीं जा पाए। एक दो बार गए हैं ऊपर, बट 15,900 पर लगातार आई थिंक 2 बार आज रेजिस्टेंस आ चुकी है। क्या समझना है सर इसे? 15,800 की जोन के ऊपर है, 15,900 नहीं क्रॉस कर पा रहा है और बैंक निफ्टी उतना एक्टिव नहीं है जितना बाकी सेक्टर्स हैं। हमने बोला इसीलिए, और तो कोई वजह नहीं है। बाकी सारे फैक्टर्स अच्छे हैं, आपका कच्चा तेल कंट्रोल में है, डाउ फ्यूचर्स अच्छे हैं, अमेरिका में बढ़िया तेजी हुई है, मार्केट हल्के हैं, एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम है, तो क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ रहा है सिर्फ इसी वजह से नहीं बढ़ रहा है ना कि हमने कहा जहाँ खुले वहाँ पे थोड़ा इंतजार कीजिए, लेवल पर आने दीजिए। लेकिन डीप वो लेवल आ चुका है। पहले सपोर्ट लेवल पर खरीदारी करने की राय थी, न कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। तो अब पहला सपोर्ट लेवल आपका 15,850 के आसपास बनता था। 830 आज का लो, 830 है। पहला सपोर्ट लेवल 775 का बनता था आपका बैंक निफ्टी का, 33,775 बोला था, 33,785 का लो है। सो लेने का आपके लिए जगह आ चुका था। और अब यहां से भी आपको व्यू मजबूती का ही रखना है। अच्छा, हाँ, मजबूती। देखो, अगर इस मार्केट को नीचे आना होता, पहले सपोर्ट लेवल पर रुका, अगर कमजोर होना था तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर नीचे आता, जो कि बैंक निफ्टी पर होता है 33,650 का, और निफ्टी पर होता था आपका 15,800 के आसपास का, जहां आया नहीं। अब नहीं आएगा। सो डूब तेजी का बना के रखिए। डिप अगर कोई मिलती है अगले 10-15 मिनट में, डेटा में तैयार कर रहा हूँ, देख लेता हूँ कितने लोग फंसे हुए हैं शॉर्ट करके तो वो निकालता हूँ, और तब तक आप व्यू पॉजिटिव साइड पर रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आया 50-75 पॉइंट नीचे तो खरीदना है, बस ये दिमाग में क्लैरिटी रखिए। बस नीचे आए खरीदना है, 100 बाय ऑन डिप्स जो आपने सुबह कह दिया। बिल्कुल, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव होगा तो अब तो 1.5 घंटे में बैठा हूँ ना आपके साथ में। मैं तो यही चीज के चक्कर में था दीप, कि कहीं ऐसा ना हो कि नीचे आके बहुत घूम जाए, या इतना नीचे आ जाए जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे और लोग वहाँ डरे कि अब क्या करें वहाँ खरीदने का मौका। नेचुरली वो दूसरे वाला तो आया नहीं कि थोड़ा और नीचे फिसल जाते और अच्छी जगह आते जहाँ खरीद सकते थे, वो तो हुआ नहीं। लेकिन पहले सपोर्ट लेवल से घुमाए लो 15,900, आपको 15,900 चाहिए, लीजिए। और बोलो क्या चाहिए, बात करते करते और बोलो क्या चाहिए। कॉन्फिडेंट रहिए, चिंता मत कीजिए। डन सर। बजाज ऑटो भी एक बार चेक कर ले सर। आ गया बायबैक। आओ, वंडरफुल, वाओ, शेयर बायबैक को मंजूरी। प्राइस निकालते हैं जल्दी डिटेल्स लाइए। बजाज ऑटो बायबैक को मंजूरी। चार्ट्स भी दिखाइए जल्दी से। कुणाल जी आ गए कि कुणाल जी अभी आज भी छुट्टी है सेकंड हाफ में भी? ओके 82% ऊपर है, 80 रुपये ऊपर आपको बजाज ऑटो दिखा है। 3,886 के आसपास है और 4,600। ओ वाओ, बहुत बढ़िया। क्या हमारी प्राइस थी? 300 से 4,500। हाँ, 4,000। और ये हमने बहुत कंजर्वेटिव, मैंने आपको बोला भी था, हमने बहुत कंजर्वेटिव बनाया क्योंकि 22 साल बाद बायबैक करा, तो इतिहास नहीं है हमारे पास में। लेकिन 4,600 जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च का कमाल आप देख सकते हैं। बायबैक एकदम जहां हम सोचते थे वहीं पर होता हुआ दिखा है। साइज आने दीजिए, एक बार साइज आएगी पता चलेगा कि बायबैक की साइज क्या है। 1250 करोड़। 1250 करोड़ सेम साइज है? नहीं सर, साइज कंपेरेटिवली बहुत छोटी है। नहीं, साइज 2,500 करोड़ अभी। 2,500 करोड़ की एग्रीगेट अमाउंट 2,500 करोड़ से, मैक्सिमम बायबैक प्राइस 2,500 करोड़ है। 2,500 करोड़ का बायबैक है और 4,600 करोड़। 2,500 करोड़ मतलब कितना परसेंट इक्विटी हुआ जरा निकालिएगा। 9%?
यस सर 9%, 9.6 बड़ा बायबैक है। करेक्ट 9% बायबैक बड़ा है, और आई एम श्योर इस बायबैक में प्रोमोटर्स तो देंगे नहीं। नहीं, एक सेकंड सर, जरा एक बार चेक करेगा, 9% नहीं होगा, 9% 9% नहीं होगा, क्योंकि अगर 2,500 करोड़ का बायबैक है, नहीं, 9% उतना मतलब 25,000 करोड़ का ही मार्केट कैप हुआ ना। बजाज ऑटो का मार्केट कैप ज्यादा है। तो चलिए, बट एनीवे एक बार जल्दी से चार्ट्स पर नजर डाल लीजिए। बंसल जी तैयार हैं कुणाल जी की जगह आप मेहनत करने के लिए? 1.9%, 1.9। बिल्कुल अनिल जी, मेहनत करने को तो कभी मना नहीं करा अनिल जी, और बढ़िया चार्ट है। और सबसे पहले तो अनिल जी, जब इसकी गिर रहा था अनिल जी, जब बायबैक कैंसिल हुआ था, तब भी मुझे ध्यान है निचले सरों पर 3600 के अराउंड आपने बोला था हो गया, डन है, मतलब कि रुक जाएगा स्टॉक। और स्टॉक में अनिल जी एक इंपॉर्टेंट लेवल टूटा है 3856 का, 3856 का इंपॉर्टेंट लेवल टूटा है। खबर आने के बाद 3948 के भी हाइज लगे हैं, बट जिनके पास है होल्ड की राय है। और जब तक ये स्टॉक 3850 के लेवल्स के ऊपर है, ऑल इज वेल है। और यहाँ पर मुझे लगता है 3950, 3970 के लेवल्स बजाज ऑटो में देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके लिए बजाज ऑटो, जहां पर आपको रखनी है नजर। सिद्धार्थ जी, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर है सर, अच्छे प्रीमियम पर है, अच्छा साइज है, मैक्सिमम 2,500 करोड़, उसमें से मिनिमम गारंटी ये कह रहे हैं कि 1250 करोड़ की होगी ही। क्या राय रखते हैं सर बजाज ऑटो बायबैक पर? बहुत अच्छा सरप्राइज है दीपांशु, क्योंकि 17-18% ऊपर है प्राइसिंग के अभी के करंट प्राइस से। तो मैं मानता हूं बायबैक काफी मजबूत और अच्छा, देर आया बट दुरुस्त आया है, बड़ा बायबैक है। तो मैं मानता हूं कि एक्सेप्टेंस रेशियो वर्कआउट करना पड़ेगा नंबर्स के हिसाब से, बट अगर एक्सेप्टेंस रेशियो भी अच्छा निकलता है तो बायबैक में पार्टिसिपेट करने की सलाह रहेगी। चलिए, ये है आपके लिए बजाज ऑटो का बायबैक में भाग नहीं लेंगे, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन हाँ, बायबैक की साइज 2% के आसपास है। 2% का बायबैक बड़ा नहीं है। 9% होता तो, इसलिए आपने पहले बोला शायद 9 हो सके, मैंने कहा 9 तो बहुत बड़ा होता है। नहीं, टोटल इक्विटी था, फिर नीचे है 9। तो 2% ठीक है, मतलब साइज छोटी ही है, बहुत बड़ी नहीं कही जाएगी। तो नॉर्मल बायबैक है, फिर इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा बहुत अच्छा खराब तो खैर कुछ है ही नहीं, खराब तो नहीं है, खराब वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन नॉर्मल सा बायबैक है, एवरेज बायबैक है। स्टॉक यहीं सेटल हो जाएगा, यहीं पे उतना वो नहीं है। हाँ, ठीक है। आई थिंक एक्साइटमेंट बस इतना है कि 22 साल में पहली बार कंपनी बायबैक कर रही है, और जो रेंज हमने कहा था उस रेंज में आपने बायबैक आते थे। अच्छा, ओपन मार्केट परचेज, ओपन मार्केट परचेज वो आ गया। हाई क्या बनाया है? हाई क्या बनाया है? अभी चार्ट पर हाई इसका आते हुए दिखा जरा एक बार बंसल जी जरा बताइए। 3958 3958 3958। अनिल जी, तो मैं देखें तो हाई इसका बनाया आज का 3958 का हाई बनाया अनिल जी। 3958 का है ये। सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे हैं? जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, अगर मैं अच्छे से रिकॉल कर पाता हूं, जब टीसीएस का बायबैक आया था 4500 रुपए में, तब भी टीसीएस का भाव करीबन 3800 3900 के आसपास ही था। बजाज ऑटो का भी यही हुआ है, 3800 के आसपास है और 4600 का बायबैक है। एक कोइंसिडेंस है। तो फिर अनिल जी, अगर बायबैक है, ओपन मार्केट है, 2,500 करोड़ है, 4,600 का प्राइस। थैंक यू वेरी मच। जान दे, हो गया जो होना था, हो गया डन फॉर द बायबैक। उसका रीजन बताता हूँ, दो चीजें हैं। पहली चीज, प्राइस तो ठीक है, प्राइस में इशू नहीं है, 2% ही है। और दूसरा ओपन मार्केट परचेज है, टेंडर ऑफर नहीं कि आपको आर्बिट्राज मिले। देखिए एक बार बायबैक को समझिए, बायबैक दो तरीके से होता है। एक तो ये कि आपने शेयर खरीदे और एक दिन कंपनी रिकॉर्ड डेट अनाउंस करेगी कि ये रिकॉर्ड डेट है, इस डेट के दिन अगर आपके अकाउंट में शेयर हैं तो आप शेयर पर्टिकुलर डेट तक उनके अकाउंट में दे दीजिए। वो शेड्यूल आएगा कि इस तारीख तक आप शेयर दे सकते हैं, फिर उसमें जो रेशियो आएगा वो रेशियो आपने ले लिया, बाकी शेयर वापस आ जाएंगे, जो टीसीएस में हुआ था, विप्रो में होता है, जो आमतौर पर बायबैक जो आईटी कंपनियां करती है। दूसरा बायबैक वो होता है कि 2% इक्विटी खरीदेंगे, मार्केट से खरीदेंगे, अगले 6 महीने में खरीदने इनको, जब इनका मन करेगा तब। 4,600 के ऊपर नहीं जाएंगे। अगर भाव 4,600 के ऊपर चला गया तो मैनेजमेंट बोलेगा अब मैं नहीं खरीदूंगा। 4,600 के नीचे है तो उन्हें पूरा बायबैक कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन करने के लिए 6 महीना है। अब 6 महीने में वो जिस दिन उनकी मर्जी होगी उस दिन खरीदेंगे। सो ऐसा जरूरत तो नहीं कि आपने आज 3800 में खरीदा है, 3850 में खरीदा है तो आपका 4,600 में लेके जाएंगे। इसलिए ओपन मार्केट बायबैक की कोई खास वैल्यू नहीं है। तो ये टॉप हो गया अभी। अब आपको फ्रेश तेजी तभी करनी है बजाज ऑटो में जब ये आज का हाई कितना है, 1 मिनट, 3958 दिख रहा है आप लोगों को सर। एक बार के लिए स्पाइक देख रहा हूँ। अच्छा, फ्यूचर्स में अच्छा, आप कैश देख रहे हैं क्या? कैश में 3958 है। 3958 एक मिनट जरा फ्यूचर दिखाओ यार, मैं फ्यूचर देख रहा हूँ। एक मिनट, फ्यूचर का हाई मुझे दिखा रहा है 3,806। यस, करेक्ट।
हाँ अच्छा, फ्यूचर और कैश में दोनों में फर्क है, बहुत काफी बड़ा फर्क फर्क है, बहुत बड़ा बड़ा फर्क फर्क है। सो अब आप एक चीज समझ लीजिए, अगर 3806 पार करके टिके तो ही फ्रेश खरीदारी करनी है, या फिर इसको आराम से नीचे आने दीजिए। बजाज ऑटो हो गया, हमारे पास दूसरे ऑप्शन बहुत हैं, हम टीवीएस लेंगे, आइशर लेंगे, बजाज नहीं लेंगे, बहुत क्लियर है। ये इस बाईबैक पे लेना नहीं बनता, नहीं बनता, इस बाईबैक पे लेना नहीं बनता। ओपन मार्केट परचेज है 2% है, 6 महीने आपके पास, और बाईबैक के पहले बजाज ऑटो सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा। जरा दिखाइए महीने भर का चार्ट दिखाइए, महीने 1.5-2 महीने का, कितना आप महीने या 3 महीने का चार्ट दिखा सकते हो, दिखा दीजिए, समझ में आ जाएगा कि बजाज ऑटो की आउट परफॉर्मेंस क्या रही है। ये महीने का ये नहीं, और थोड़ा लंबा दिखाओ, तो ये है। एनीवे, तो कुल मिलाकर ये कि बाईबैक वाला खबर अब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर की आपकी अपसाइड 3800 पे फ्यूचर्स पे लॉक हो गई है, ये 2950 के आसपास आपकी कैश पे लॉक हो गई है। बिल्कुल इसके ऊपर बनेगा तभी फ्रेश करेंगे, अदरवाइज ये बाईबैक तक अभी है, इस लेवल तक आपको सप्लाई आती रहेगी, मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, नया नहीं लेना है। डन, क्लियर है? ठीक है सर, डन। तो उतना एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 मंथ सर बजाज ऑटो ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट वो स्टोरी हो गई, ठीक है। हो गई। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ दीप, अब थोड़ा सा अगर आपके पास 2 व्हीलर स्टॉक्स हैं, चाहे वो बजाज हो, चाहे हीरो हो, चाहे आइशर, और खासतौर से टीवीएस भी, चारों में प्रॉफिट बुक करके बैठ जाइए। तेजी की शुरुआत बैंक और ऑटो ने की थी, बैंक आज पहले से ठंडे हो चुके हैं, बजाज ऑटो का आ गया आपके सामने, अब 2 व्हीलर में से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, शांति से बैठिए, क्योंकि बजाज ऑटो के पीछे पीछे ये सब भागे थे, चाहे वो टीवीएस हो, चाहे आपका आइशर हो, चाहे हीरो हो। अब ये ठंडे होने दीजिए इनको, अब इन लेवल पे खरीदना नहीं है। आपको प्रॉफिट बुक करना नहीं करना आपका कॉल है, खरीदना नहीं ये मेरा कॉल है। ऑटो काउंटर्स हैं? हाँ, ऑटो नहीं, हाँ, 2 व्हीलर्स। ऑटो 2 व्हीलर में फर्क है, वही मैं बोल रहा हूँ, विद इन ऑटो 2 व्हीलर्स। हाँ, जैसे मेटल और स्टील में फर्क है, विद इन मेटल स्टील है, ऑटो में अब नहीं लेना 2 व्हीलर, अभी रुक जाओ, अब शांति से रखो, है प्रॉफिट बुक करो, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और नहीं तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करो, चाहे वो बजाज हो, चाहे आइशर हो, चाहे टीवीएस हो, चाहे हीरो, आपके पास जो भी हो, आप उस हिसाब से आप देख लीजिए। फ्रेश खरीदारी अभी मत करिए, बजाज ऑटो के पीछे सब भागे थे, बजाज ऑटो आ गया, और बजाज ऑटो में कोई ऐसे फायरवर्क्स नहीं दिख रहे, तो शांति से बैठिए। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो बजाज ऑटो की स्टोरी हो चुकी है, अब नहीं खरीदना है, और बाकी 2 व्हीलर्स में भी अब मुनाफा बस, अब हाई पार करे तो खरीदिए सब, इन सबके हाई पार करने दीजिए, फिर खरीदिए, तब खरीदेंगे, या फिर अब कोई बढ़िया इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आ गया जो हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे, तब खरीदना। डन सर, अंडरस्टूड। तो चलिए, ये है आपके लिए बजाज ऑटो। आशीष जी हैं क्या पैनल पे? नहीं है, आज आशीष जी खुश हो जाते हैं, आज नहीं, आज ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, हाँ बोले मंडे ट्यूसडे 2 दिन ट्रैवलिंग में, राइट, ये बड़े खुश हो जाते हैं आशीष जी सुन के, तो मैं कोई चीज खरीदने के लिए मना भी कर रहा हूँ, राइट, उन्हें मैसेज कर देंगे। जी ठीक है, चलिए आइए बजाज ऑटो पर और कौन सी खबरें हैं वो भी जानते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ये भी जान लेते हैं। कुशल बताएं इवेंट्स। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी आज G7 मीटिंग जर्मनी में अटेंड करेंगे, तो यहाँ पर फोकस रखिए। साथ ही कल के दिन में काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं। सबसे पहले रूट मोबाइल, यहाँ पर बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक होती हुई नजर आएगी। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस पर नजर रखिए। FY22 के जो फाइनल डिविडेंड है उस पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। JNK बैंक पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है, और साथ ही टाटा स्टील की AGM भी कल के सत्र में होती हुई दिखेगी। इनफैक्ट 28 और 29 जून को GST काउंसिल की बैठक है, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। और 2 काउंटर्स वर्लपूल और साथ ही SKF इंडिया, इन्होंने जो डिविडेंड का ऐलान किया था, एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और अंत में 29 जून बुधवार यहाँ पर IOC के जून सीरीज के F&O कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे, क्योंकि 30 जून को 1:2 बोनस की एक्स डेट है। इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट एक दिन पहले एक्सपायर होते हुए नजर आएंगे। SIS लिमिटेड, यहाँ पर बोर्ड की बैठक है। इक्विटी शेयर के जरिए जो बोर्ड बैठक में इक्विटी शेयरों के बाईबैक पर विचार किया जाएगा। साथ ही एस्कॉर्ट्स, इसका नाम बदलकर एस्कॉर्ट्स कुबोटा कर दिया जाएगा 29 तारीख को। और साथ ही सेबी की एक इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है FPI इन्वेस्टमेंट्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स में FPI इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, तो यहाँ पर फोकस रखिए। ये हो सकता है कि अप्रूवल मिलता हुआ दिखे, हमने एक्सक्लूसिवली आपको ये जानकारी दी है। और अंत में ग्लोबल इवेंट के लिहाज से US के जो GDP आंकड़े हैं वो भी आते हुए नजर आएंगे। ओके, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, और ऑफ कोर्स महीना बंद हो रहा है, नए महीना शुरू हो रहा है, तो डेटा भी आना शुरू होगा इस हफ्ते और अगले हफ्ते। अरमान, बजाज ऑटो की तो खबर आ गई, बताएं और कौन सी खबरें आपके पास? देखिए, TT के प्रेस्टीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बेंगलुरु में कंपनी ने एक नया स्टोर खोला है, और ये अल्ट्राफ्रेश नाम से नया स्टोर खोला है। और ये जो अल्ट्राफ्रेश मॉड्यूलर सॉल्यूशन है उसमें कंपनी की लगभग 40% हिस्सेदारी है। हिकाल पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको बॉम्बे हाईकोर्ट से एक राहत मिलती हुई देखी है, क्योंकि जो इनका तलोजा का प्लांट था वहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह बोला है
कि MCB जो महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो उसे वापस खोलने की अनुमति दे। और अंत में मेरे पास कुछ 2 ब्लॉक डील्स हैं जिसमें मैक्स हेल्थ केयर 14.2 लाख शेयर्स और ICICI बैंक में 12.5 लाख शेयर्स के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। सारे के सारे राय क्या है, इन्फॉर्मेशन सारे के सारे खबरों पर। लेकिन बजाज ऑटो के चार्ट्स पर कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं सचिन जी भी। उन्होंने बड़े चार्ट्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया है। सचिन जी माफ़ी चाहता हूँ, मैं आ नहीं पाया, बताएं सर क्या है चार्ट्स पर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनुज जी, जैसे आपने विश्लेषण किया है सिमिलर ही यहाँ पर चार्ट ऑब्जर्वेशंस है। इनफैक्ट ये तीसरी बार ये किसने अटेम्प्ट किया था हाल फिलहाल में 3958 इस पर्टिकुलर जोन को निकालने के लिए। अगर हम प्रीवियस डेटा देखें तो 31 मार्च 2022 इसका भी हाई लगभग अराउंड 3958 का था एंड 10 जून 2022 से इसका हाई लगभग अराउंड 3971 के आसपास था। तो ये एक ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है जिसका कंफर्मेशन मुझे लग रहा है कल के सत्र में ही इमीडिएटली आना चाहिए। अगर 3800 का लेवल नीचे में टूट जाता है तो लगभग एक अच्छा खासा डिक्लाइन इस पर्टिकुलर काउंटर में अनलॉक होगा एंड 3400 के आसपास के स्विंग्स बनने के मुझे लग रहा है पोटेंशियल है। वीकली चार्ट पे भी अगर हम देखें तो लगातार ऐसे ही एक अटेम्प्ट हुआ था फरवरी 2021 के डेटा में, तो वहां पर भी एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन था। वो डबल टॉप फॉर्मेशन लगभग अराउंड 43 काफी साइजेबल करेक्शन या एक करेक्टिव वेव वहां पर अनलॉक हुई थी। उसी का एक पुल बैक जोन था एंड उस पुल बैक के आसपास वापस ये ट्रिपल टॉप बन रहा है। तो मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंस आपको इन लेवल्स को देना चाहिए। फ्रेश खरीदारी तो मुझे लग रहा है कि डिसाइसिवली अगर थोड़ा सा मैं रूम रखूंगा 3960 का क्लोजिंग अगर आ जाता है वीकली बेसिस पे, उसके बाद ही बजाज ऑटो को रिव्यू करना चाहिए फ्रॉम अ फ्रेश बाइंग पर्सपेक्टिव। एल्स मुझे लग रहा है ये ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है एंड लगभग 3400 के स्विंग्स अगले 1 से 2 हफ्ते में ही नजर आनी चाहिए। 3400 तक आने को तैयार है। ये लेवल्स आप फ्यूचर बता रहे हैं या कैश बता रहे हैं? अनुज जी, ये लेवल्स मैंने कैश के ही दिए हुए। कैश के एक बार कैश के लिए, कैश तो और उल्टा मेरे ख्याल से ऊपर चल रहा है ना। कैश में 3400 रुपए, यानी कि यहाँ से 10-12% की गिरावट आराम से हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना, 100%। एक्चुअली देखा जाए तो है ना, ये बजाज ऑटो जी का ये मजाक ही है, सीरियसली ये नहीं है। देखो पहली चीज, सिर्फ बजाज ऑटो को ये शोभा नहीं देता ऑनेस्टली। निफ्टी कंपनी है, देखो या तो आप करो मत बायबैक, करो तो ऐसा करो कि जो लगे। पहली चीज तो इन्होंने पहले डेट डिसाइड की, उसके बाद नहीं किया। करेक्ट, पहला। सो वहीं पे थोड़े लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं जी। चलो दूसरी बार किया तो ये बायबैक ऐसा है बहुत छोटा है, 2% का। दूसरा, प्राइस ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर की थी, चलो मान लिया प्राइस थोड़ा बढ़ गया कर गया, वो भी एक आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, लेकिन फिर ओपन मार्केट परचेज है। करेक्ट। सो ऐसा कुछ अट्रैक्टिव अगर आपको ही नहीं लग रहा तो आपके इन्वेस्टर को क्यों लगेगा? करेक्ट, साइजेबल बायबैक। और बड़ी बात है बजाज ऑटो के पास पैसे की कमी नहीं है। करेक्ट सर। बहुत खतरनाक, मतलब ऐसी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट बहुत कम कंपनियों की होती है, फाइनेंशियली बहुत बढ़िया है। और मैं ये नहीं कहता कि एक बायबैक करने या नहीं करने से कंपनी के फंडामेंटल बदल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन तो होती ना, इन्वेस्टर्स की, मार्केट की एक्सपेक्टेशन होती है कि बजाज ऑटो कुछ करेगा तो वैसा करेगा जो करके देख के मजा आए, वो मिसिंग है। करेक्ट। अरे यार यही करना था क्या फिर तो 22 साल बाद किया। तो आप इतना समय लगाते हैं, इतना भारी भरकम कैश लेके बैठे हैं, कुछ ऐसा करो ना, मजा आए, इन्वेस्टर्स को भी लगे यार ये कंपनी ने कुछ किया है एक्चुअली। आज आप देखो TCS आज 3200 का भाव है, 3000 का 3300 का भाव है, 4500 पे बायबैक है, एक प्राइस, और वो भी टेंडर ऑफर। एग्जैक्टली करेक्ट। सो उसके कंपेरिजन में आप देखेंगे तो फिर बायबैक क्या है बजाज ऑटो का? कुछ भी नहीं है इसमें, मजा नहीं। इसलिए शायद चार्ट्स पर अगर ट्रिपल टॉप बना है और नीचे का लेवल दिख रहा है सचिन जी को, तो लेट्स सी क्या होता है, बट मजा नहीं है। बिल्कुल। कल वैसे डिविडेंड के लिए भी एडजस्ट होगा सर। हाँ, कल 150 रुपये डिविडेंड, 140 का डिविडेंड कल एडजस्ट होगा। तो 140 तो कल ही कम हो जाएगा। हाँ। और उसके बाद जो होना है वो होगा। करेक्ट। ठीक है, तो चलिए ये है आपके लिए बजाज ऑटो, इस पर रखनी है नजर। आइए सर, एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है कल, जो कुशल भी बता रहे थे, जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो रही है। 2 दिवसीय जीएसटी काउंसिल बैठक है। कुछ रेट्स में बदलाव हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। कुछ और एरियाज हैं जहां पर नई दरें लागू हो सकती हैं। आइए समझते हैं कल की बैठक से पहले क्या क्या है एजेंडा पर, क्या क्या हो सकता है। हमारे संवाददाता तरुण हैं तैयार। तरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या है कल की बैठक के इंपॉर्टेंट मुद्दे।
बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि 6 महीने बाद जीएसटी काउंसिल एक बार फिर मिलने जा रहा है और इस बैठक में भारी भरकम मुद्दे हैं जिस पे कल 2 दिन जीएसटी काउंसिल डिस्कशन करेगा। एक तो सबसे पहले जो जीएम की एक रिपोर्ट आई थी कि कैसीनो या जो हॉर्स ट्रेडिंग जो होती है उसमें किस तरीके की जीएसटी रेट लगाए जाएं, वो एक रिपोर्ट सबमिट हुई थी। उस रिपोर्ट को अब इस जीएसटी काउंसिल हो सकता है कि मंजूरी दे दे, तो जो अभी 18% कैसीनो पे जीएसटी लगता है उसको 28% कर दिया जाएगा। लेकिन जो टैक्स लगाने का तरीका है उसको ज़रूर बदला जाएगा। जब आप पहली बार कूपन लेते हैं तो आपको वहीं पे 28% देना होगा। बार बार जो यदि आप कोई वहाँ पे शर्त जीतते हैं तो उस पर आपको 28% नहीं देना होगा, जो कि एक डिमांड थी कि आप इनिशियल लेवल पे यदि आप टैक्स बढ़ा रहे हैं तो केवल आप इनिशियल लेवल पे बढ़ाइए। साथ ही स्टेट्स की एक डिमांड रहेगी जो कंपनसेशन 30 जून को ख़त्म हो रहा है, 5 साल पूरे हो रहे हैं जीएसटी को कि जो लेकिन स्टेट्स का मानना है कि 2 साल कोविड में चले गए तो जो कंपनसेशन जीएसटी का जो सेंटर देती है उसको और बढ़ाया जाए, करीबन 3 से 5 साल उसको कंपनसेशन की मियाद को बढ़ाया जाए। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं इस पे सहमति बन पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी जो सरकार ने सेस जीएसटी काउंसिल से पहले 2 साल बढ़ा दिया है। ये एक बड़ा डिस्कशन जीएसटी काउंसिल में होना है। साथ ही कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर जीएसटी बढ़ सकता है, जैसे टेट्रा पैक है 12% से 18% हो सकता है, रोपवे ट्रैवल है उसमें टैक्स कम हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर यदि आप बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं तो जो अभी जीएसटी से बाहर थे तो वो जीएसटी के अंदर आ सकते हैं। रेगुलेटर्स जो हैं आरबीआई, सेबी की कई ऐसी सर्विसेज थी जो जीएसटी से बाहर थी, उनको जीएसटी का बेनिफिट मिलता था, वो बेनिफिट हटाया जा सकता है। तो इस तरीके के कई ऐसे मुद्दे हैं जो अगले 2 दिन में डिस्कस होंगे। चंडीगढ़ में ये मीटिंग हो रही है और आज 3 बजे से जीएसटी ऑफिसर्स की मीटिंग है जो डिसाइड करेंगे कि कल हमें क्या क्या डिस्कस करना है, किस तरीके से फ्लो रहेगा। इस पे आज चर्चा 3 बजे से होनी है। ओके, तो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट खबरें जीएसटी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तरुण, और ये सारी खबरें बताने के लिए। आइए क्लोजिंग शो का पहला बिगुल, और वो दे रहे हैं मुदित जी, मुनाफे वाला मुदित। बताएं सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, देखिए आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मूवमेंट बना हुआ है और जो स्टॉक हमने अब चुना है बाय करके चलना है कोरोमंडल इंटरनेशनल। 951 CMPA स्पॉट की लेवल है, यहाँ पर बाय करने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट बनेगा 962 का, दूसरा टारगेट बनेगा 970 का, स्टॉप लॉस रहेगा 942 का। देखिए जिस तरह के चार्ट्स बने हैं स्टॉक में हेल्दी करेक्शन देखने को मिला, बॉटम फिशिंग हुई, वहां से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। ओवरऑल चार्ट्स पे अगर हम देख रहे हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट आज के सेशन में होता हुआ नजर आया है। जिस तरह के स्ट्रक्चर बने एक बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है। 962 970 के टारगेट्स के लिए कोरोमंडल को लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 942 का। ओके, तो ये है आपके लिए कोरोमंडल। यहाँ पर रखिए नजर, कोरोमंडल, चंबल, यूपीएल, नवीन फ्लोरिन, एग्रो और केमिकल, ये दोनों स्पेसेस आपने बड़ी मूव आती हुई देखी है। और ऑफ कोर्स इन सब में है GNFC, जो पर आपको सुबह खरीदारी की राय दी गई थी और पहला टारगेट कुछ ही देर में आ गया। उसके बाद हमने देखा दूसरा टारगेट भी हिट हुआ, वहां से स्टॉक फिर उन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुनाफा वसूली की भी राय दी थी या फिर एटलीस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। GNFC अगर आपने ट्रेड लिया तो बढ़िया आपको यहाँ पर एक्शन बनते हुए दिखाई। एक बार देख लेते हैं क्या रिकमेंडेशन दी गई थी। खरीदना है दीप, और GNFC के फ्यूचर्स खरीदने हैं और ये चल रहा है 597 598 के आसपास। एक तरफ एनर्जी कॉस्ट घटी है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस घटी है और इनके फिनिश प्रोडक्ट के दाम बढ़े, तो मतलब ये 5 उंगलियां गेम है। बढ़िया करेक्शन के बाद एकदम सही और परफेक्ट लेवल पर आ गए, तो मुझे लगता है ये स्टॉक कमाल करने को तैयार है। 609 618 627 3 टारगेट के लिए और 586 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी चाहिए आपको GNFC में। GNFC थोड़ी देर पहले 2000 में अनिल जी ने खरीदारी की राय दी थी। उसके बाद हमने देखा पहला टारगेट काफ़ी तेज़ी से आ गया था और अब दूसरा टारगेट भी इस पर हिट हो चुका है। तो 609 का पहला टारगेट तब हिट हो गया था, 618 का भी दूसरा टारगेट इसने हिट कर दिया है। तो यह है आपके लिए GNFC, जहां पर आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है। ऐसे ही एग्रो केमिकल स्पेस पर रखिए नजर, वहां पर मूव आ रहे हैं। और कुछ और स्टॉक्स पर रखिए नजर, स्पेशली जो इस रीसेंट गिरावट के बाद अच्छी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। कौन से वो स्टॉक थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तब तक एक बिगुल सत्य जी के लिए BTSTT का।
बताएं सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु यहाँ पर बिकवाली करनी है बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स में। एक अच्छे सीक्वेंस के बाद यहाँ पर थोड़ी सी रुकावट नजर आ रही थी, एक 100-102 के आसपास एक काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है। वहीं पे 30 मिनट्स पे एक एनगल्फिंग बेरिश फॉर्मेशन हुआ है, तो मुझे लग रहा है 103.50 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन होल्ड करनी है ऑन द शॉर्ट साइड। एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 97 के स्विंग्स तो कंफर्टेबली यहाँ पर बनने चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 94 का। बिकवाली करनी है बजाज बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स में। क्या बात सचिन जी, कहाँ खोए हो? बजाज के एक्चुअली सारे, हाँ जी सारे टू व्हीलर स्टॉक्स अभी रेडार पे शूट हो रहे हैं। हाँ, तो आई थिंक बजाज मोटो का इफेक्ट वो मेरे दिमाग में भी अभी फिलहाल आ रहा है। हीरो मोटो का ऑलरेडी डेज के आसपास है। आई नो, निफ्टी भी 50-60 पॉइंट ऊपर से नीचे आया है आखिरी मिनटों में, आखिरी कुछ मिनटों में। तो टू व्हीलर स्टॉक से एक बार रडार पे आ गए हैं तो अब आ ही रहे हैं। अब तो आ ही रहे हैं सर। देखते हैं कौन कौन कितना कितना गिरता है, लेकिन लेट्स सी क्या कुछ होता है आगे। तब तक तैयार है कुछ और बिगुल आपके लिए, चार्ट कॉर्नर कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर, राकेश जी। दिवांशु, देखिए मार्केट निफ्टी में सेल ऑफ आया है, बट एफएमसीजी स्टॉक्स, लीवर, आईटीसी काफी अच्छे लग रहे हैं और खरीदारी की राय है आईटीसी के अंदर। और जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है आईटीसी में, 1 करोड़ शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल्स के अंदर 275 की कॉल पर, और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है स्टॉक 275 के लेवल तोड़ने के लिए अटेम्प्ट कर सकता है। तो आईटीसी पर खरीदारी की राय है। 266 का स्टॉप लॉस है, 275 पहला टारगेट है, 278 दूसरा टारगेट है, और आईटीसी है चार्ट कॉर्नर पे। ओके, तो आईटीसी इस पर रखिए नजर, यहाँ पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए, सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ तैयार, और बिगुल उनके लिए सुपर सेट का। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, अभी अनिल जी कह रहे थे कि टू व्हीलर स्टॉक से निकलना है, तो निकल के जाना कहाँ है? ऑटोमोबाइल में मुझे लगता है कि पैसेंजर व्हीकल स्पेस, उसमें एमएनएम महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है यहाँ पे खरीदारी के लिए, क्योंकि बिग डैडी स्कॉर्पियो जिसका लॉन्च आज है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इन्होंने अपने एसयूवी सेगमेंट में मार्केट शेयर काफी गेन किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, करीबन 19% का मार्केट शेयर हो गया है पिछले 3 सालों में। और XUV 700 भी इसका बहुत हिट प्रोडक्ट है, जो 18 महीने के ऊपर का वेटिंग चल रहा है। थार बहुत हिट प्रोडक्ट है, जहां पे मार्जिन भी बेहतर है इस कंपनी के। 23 नए लॉन्च करने वाली है कंपनी मॉडल्स, इसमें से 9 तो एसयूवी सेगमेंट से है। तो मैं मानता हूं कि एमएनएम पे खरीदारी करनी चाहिए यहाँ पे। अगर आपको शॉर्ट टर्म टारगेट रखना हो तो 1160 का रखना चाहिए। लंबे समय के लिए 6 महीने के प्लस के लिए अगर आपने रख लिया एमएनएम, तो 1220 के टारगेट भी आप हासिल हो सकते हैं। तो एमएनएम पे खरीदारी की राय है। अगर टू व्हीलर से निकलना है तो एमएनएम पे जा सकते हैं। ओके, तो अगर टू व्हीलर से निकल रहे हैं और ऑटोज में ही आपको रोटेट करना है तो फिर आप एमएनएम में जा सकते हैं। ये आपके लिए राय आ रही है इस समय। नजर रखिए, थोड़ा बाजार ऊपर से हल्के होते दिख रहे हैं, और स्पेशली बैंक्स में हल्की फुल्की आपने गिरावट आती हुई दिखी, जिसकी वजह से बाजार गिरे हैं। डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर से करीब 60-70 पॉइंट अभी फिसले हैं। तो जो एक डिप अनिल जी कह रहे थे कि आपको बाजार दे सकता है, वो मौका इस समय आपको आते हुए दिख रहा है इस समय बाजार का। आइए, मौका आपको कई सारे और स्टॉक्स में दिलेगा, क्योंकि बाजार की गिरावट में कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जो अब अच्छे अट्रैक्शन वैल्यू पर आ गए, इनफैक्ट ऐसे लेवल्स पर जो पिछले कई सालों में या कुछ समय में वो नहीं आए थे। ये जानते हैं आशीष के साथ। आशीष, बताइए क्या चल रहा है इस बाजार में? दीपांशु, निफ्टी 500 की हम बात करें और देखें तो लगातार बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। साल की शुरुआत से करीब 12% का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। 3% में 10% की गिरावट है 3 महीने में, और पिछले 1 महीने में भी देखें तो 6% का बड़ा करेक्शन आ गया है। तो ब्रॉडर इंडाइसेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन स्टॉक्स की अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से जमकर पिटाई हुई है। और निफ्टी 500 में 73 शेयर ऐसे हैं जो अपने 5 साल के औसत प्राइस टू बुक, यानी एवरेज प्राइस टू बुक जो 5 साल का चलता था, इससे काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है निफ्टी 500 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 73 शेयर ऐसे, लेकिन इसमें से जो है शॉर्ट लिस्ट किए हमने टॉप 15, और इसके एक एक करके लेवल मैं आपको बताऊंगा कि कितने अट्रैक्टिव है इसके वैल्यूएशन, और साथ में ऊपरी तरफ से कितनी बढ़िया गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो सबसे पहले देखिए, एफएमसीजी स्टॉक्स की भी चर्चा भी हो रही थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर देखिए फिलहाल प्राइस टू बुक जो है 11 टाइम्स का है, लेकिन 5 ईयर
एवरेज अगर आप देखें तो करीब करीब 34 टाइम्स का है। 61 का पी है, 5 ईयर एवरेज पी के आसपास ही चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 52 की खाई से देखें तो स्टॉक में करीब 19% की गिरावट आ गई है। आईटी स्टॉक्स में आज काफी बढ़िया मोमेंटम है। एल&टी इन्फोटेक के देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्राइस टू बुक चल रहा है अभी 8 टाइम्स का, 5 ईयर एवरेज है 12 टाइम्स का, पी है इसका 31 और 5 ईयर एवरेज पी है 45 का। यानी पी के लिहाज से भी देखें और प्राइस टू बुक के लिहाज से भी देखें तो एल&टी इन्फोटेक सही लग रहा है। और ऊपरी तरफ से तो जबरदस्त गिरावट है, करीब करीब 47% का जो करेक्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिला है। इसके अलावा वर्लपूल यहाँ पर भी देखिए प्राइस टू बुक है करीब 6 टाइम्स का, 5 साल का औसत जो है 9 टाइम्स का है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो 34 का पी फिलहाल चल रहा है, लेकिन 5 साल का औसत अगर आप देखेंगे तो 53 का है। स्टॉक में 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर से करीब करीब 40% का जो करेक्शन है वो आ चुका है। श्री सीमेंट यहाँ पर भी देखिए प्राइस टू बुक है 4 टाइम्स का, 5 साल का औसत अगर आप देखें तो 6 टाइम्स का है। पीई 5 साल का आप देखेंगे तो करीब 46 टाइम्स का है, लेकिन फिलहाल 29 टाइम्स के पीई पर आपको मिल रहा है। और ऊपरी तरफ से स्टॉक में भी देखें तो करीब 40% का करेक्शन आ चुका है। अंत में कोल इंडिया स्टॉक के ऊपर भी रखिए, क्योंकि 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक है अभी फिलहाल वैल्यूएशन, लेकिन 5 साल का औसत अगर आप देखेंगे तो 4.35 टाइम्स है। वैल्यूएशन में भी खास फर्क नहीं है, लेकिन 52 वीक हाई से करीब करीब 16% का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है, मैंने आपके सामने रख दिया। तो लंबी लिस्ट है। और ये इंटरेस्टिंग है, आईटी स्टॉक्स भी ऐसे हैं जो इन लोअर वैल्यूएशंस पर भी ट्रेड कर रहे हैं। कई सारे इनको पीबी के हिसाब से देखना तो थोड़ा सही नहीं होगा, लेकिन प्राइस टू अर्निंग के लिहाज से आप देखें, जैसे कि आप बता रहे हैं तो एल&टी इन्फोटेक को देखे 45 का इसका 5 साल का औसत पी है, जो कि अभी आपको सिर्फ मिल रहा है 31 का। वाह, तो बढ़िया डिस्काउंट पर है, डिस्काउंट सेल एक्चुअली लगी हुई है। कई सारे क्वालिटी नेम्स भी हैं इस बाजार में जो आशीष आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस के हिसाब से देखें तो बहुत ही निचले स्तर पर हैं। अगर प्राइस टू बुक से देखें तो काफ़ी सारे उस 5 ईयर के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और ऑफकोर्स रीसेंट हाइस भी इन कई सारे काउंटर्स में आपने अच्छी खासी गिरावट देखी है। तो चलिए इन्हें रखिए अपने रेडार पर और स्टॉक्स भी एक्शन में। आइए 2:30 बज रहे हैं, सेठी साहब का भी करेंगे स्वागत थोड़ी देर में, और साथ ही आप चाहे तो मेरा भी कर सकते हो। स्ट्रेटजी लेने साहब नहीं आ रहे तो मेरा कर, कोई कॉल्स है? नहीं, टॉस करना पड़ेगा। सेठी साहब भी रेडी हैं, स्ट्रेटजी मैं भी रेडी हूँ। तो दोनों में से पहले किसको लेना? पहले किसको लेना? जाहिर सी बात है स्वयं सेठी साहब। ओके, तो सेठी साहब के लिए पहले बिल्कुल, मैं तो यहीं कहाँ जा रहा हूँ, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पे। स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, मूड माहौल बहुत ही अच्छा है और खास करके मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। स्टॉक्स मतलब सेल लगी हुई है बाजार में, और आमतौर पे दूसरे मार्केट में सेल होती है तो लोग आते हैं, यहाँ पे सेल लगती है तो लोग भागते हैं। बट मुझे लगता है लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक सही समय है अच्छी क्वालिटी के फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स में निवेश करने का। तो आज 2 स्टॉक है कैश मार्केट के दमदार स्टॉक जिनमें खरीदारी करने की सलाह। ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से 2 बेहतरीन कॉल्स। बताएं सर, पहला शुरुआत करें। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है वो एक एफएमसीजी स्टॉक ही है। स्टॉक का नाम है मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज। बेक्टर फूड के नाम से एनएसई का टिकर है। 269 के लेवल पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी भारत की एक लीडिंग बिस्किट, ब्रेड्स और बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। बहुत ही जबरदस्त इसके ब्रांड है। क्रेमिका नाम का ब्रांड है, इंग्लिश ओवन ब्रांड है जो कि काफी पॉपुलर है। फिर ये कंपनी मतलब एक 4,58,000 रिटेल आउटलेट्स के थ्रू इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 748 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, बट इसके अलावा कई सारे इंस्टीट्यूशन जैसे मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, फिर कई क्लाउड किचन है, फिर सीएसडी कैंटीन है, उनको भी कैटर करती है। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, बहुत ही जबरदस्त इसके रिटर्न रेशियोज है। पिछले 3 साल का पैट का कैगर भी 30% रहा है, और एफआईएसडीआई अराउंड 6.88% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें फ्रैंकलिन है, एक्सिस है। और अभी वैल्यूएशन के लिहाज से ये स्टॉक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। 30 के मल्टीपल पे एक एफएमसीजी स्टॉक है, जबकि इस सेक्टर में आमतौर पे कंपनियां 55-60 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है, तो बहुत अच्छे लेवल्स पे आया हुआ है। और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न खंगालने पे एक नाम थोड़ा सरप्राइजिंग था, बजाज होल्डिंग्स भी इसमें 1.33% स्टेक ओन करती है। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदे इसको। 295 का टारगेट, 260 का स्टॉप लॉस। ओके, 260 का स्टॉप लॉस, 295 के टारगेट। ये है आपके मिसेस बेक्टर्स फूड, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। बताएं सर सेठी साहब दूसरा स्टॉक। अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है एक पेपर स्टॉक है, टीएनपीएल, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट लिमिटेड, जो अभी 177 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, मेरा मानना है कि ये जो पेपर सेक्टर है वो भी बिजनेस फंडामेंटल्स में कुछ बदलाव हुआ नहीं है। प्राइसेस पेपर के
अच्छे खासे तेज है और डिमांड भी जबरदस्त है, बट स्टॉक्स के प्राइसेस बहुत करेक्ट हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो वापस से एक अच्छे लेवल पे आ गया। मुझे लगता है ये सेक्टर अब वॉच लिस्ट पे या रडार पे आना चाहिए, और जब चलने लगेंगे तब फिर टेक्निकल एनालिस्ट के भी सबके रडार में आने लगेंगे। मुझे लगता है जो पेपर का सेक्टर है अच्छा करेगा, और ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है पेपर बोर्ड, फिर सीमेंट और पावर के स्पेस में भी है। इनकी सीमेंट की कैपेसिटी अराउंड 3,28,500 टन, और फिर कैप्टिव पावर प्लांट है। ये जो इसके जो तिमाही के नतीजे आए थे बहुत ही दमदार थे। 22 करोड़ का पैट आया था मार्च क्वार्टर में, जो कि पिछले साल 3 करोड़ का नुकसान था। कंपनी की बुक वैल्यू 230 रुपए की, स्टॉक अभी ट्रेड करता है 175 के आसपास। मुझे लगता है ये स्टॉक भी बिल्कुल इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए, और इसमें भी FIS भी बुलिश है, HDFC है, ICICI, फिर LIC भी है, अराउंड 26% स्टेक ओन करते हैं। बाकी तमिलनाडु गवर्नमेंट अराउंड 35% स्टेक ओन करती है। तो आप बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है पेपर सेक्टर अब चलना चाहिए यहाँ से, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह है। और टारगेट है 195 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 172 का स्टॉप लॉस। तो ये है आपके लिए TN न्यूज़प्रिंट, जहां पर आपको करनी है खरीदारी, और साथ ही मिसेस बेक्टर्स फूड, दो बेहतरीन कैश कॉल सेठी साहब की तरफ से आज के बाजार में। 195 TN न्यूज़प्रिंट और 295 मिसेस बेक्टर्स, ये है आपके लिए दो टारगेट्स है इस समय। दोनों पर रखेंगे नजर। इस बीच औरोबिंदो फार्मा पर रखिए नजर। सेबी की तरफ से वार्निंग आती हुई दिखी है, ये इंटरेस्टिंग खबर आ रही है औरोबिंदो फार्मा के लिए। यूजुअली US FDA से इन्हें वार्निंग आती है, बट सेबी की तरफ से क्या वार्निंग मिली है, ये जरा निकालते हैं कि किस मामले में सेबी की तरफ से एक्शन आते हुए दिख रहा है। अभी अभी नॉन कंप्लायंस को लेकर सेबी की तरफ से कुछ एक्शन आया है। ये कह रहे हैं कि यही इनफैक्ट US FDA के लेकर ही इशू है कि कुछ ऑडिट्स जो कंपनी के चल रहे थे और ऑब्जर्वेशंस आई थी, टाइम से नहीं बताया, और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज करी, सारी इन्फॉर्मेशन आपने नहीं बताई। ये दो कहने की बात है। सेबी कह रहा है कि जो डिटेल्ड रीजंस आपको देने चाहिए थे कि क्यों US FDA ने आप पर एक्शन लिया, वो रीजंस आपने नहीं बताए, ये सेबी कह रहा है। तो ये आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है कि सेबी कंपनीज को कह रहा है कि आप ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, रेस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन दी, पूरा डिस्क्लोजर पहली बार तो नहीं, लेकिन हाँ बड़ी कंपनियों में आमतौर पर ऐसी सिचुएशन कम आती है। तो चलिए, ये है आपके लिए औरोबिंदो फार्मा। 520 रुपए चल रहा है, ये तो सदाबहार अंडर परफॉर्मर है सर। ओके, और वागले साहब हैं हमारे साथ ना? हाँ सर, है ना। वागले साहब चार्ट्स देखिए जरा औरोबिंदो फार्मा के, आपके फेवरेट के। अनिल जी, दीपांशु ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, मुझे उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करनी ही नहीं है। पर इसका मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता हूँ। परपेचुअल अंडर परफॉर्मर जो दीपांशु ने कहा, और हर बाउंस पे बेचना है। मुझे नहीं लगता ये बहुत जल्दी 550 540 ये रेंज के ऊपर चला जाएगा। 2 या 3 बार जाके आया, अभी 500, अभी ये लेवल पे बेचने का भी मन नहीं करता, इतने गिरा हुआ है, काफी साइडवेज है। 500 530 540 ये रेंज में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, और कई भूल चूक से अगर 500 टूट गया फिर 430 440 भी ये स्टॉक जा सकता है। तो ये है आपके लिए औरोबिंदो फार्मा, जिस पर अभी अभी आपने सेबी से, माफ कीजिएगा, सेबी से वार्निंग आई है US FDA से जुड़ी ऑब्जर्वेशंस पर पूरा डिटेल डिस्क्लोजर नहीं करने के लिए। आइए अनिल जी, स्ट्रैटेजी भी ले ली जाए, 2:30 बज गए। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है जैसे दे दी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर ठीक है, थोड़ा डाउ फ्यूचर्स करीब 100 पॉइंट ऊपर से फिसला है, तो शायद आई थिंक हमारे बाजार में भी एक इमीडिएट रिएक्शन उसका ही आया था। 100 पॉइंट ऊपर से फिसला है डाउ फ्यूचर्स। हालांकि कच्चे तेल पर दबाव बना हुआ है। यूरोप के बाजार आधे से 1% ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स आधे % की तेजी दिखा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा वहां से ऊपर से बाजार हमारा भी फिसला है और डाउ फ्यूचर्स भी फिसले हैं। एशिया में अच्छी तेजी थी, हांगकांग 2.5% ऊपर, निकाई 1.5% ऊपर बंद हुआ है, और अभी भी हमारे पास बाजार ठीक ही है सर, 150 अंक ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों है। क्या करना है इस समय? नहीं, सिंपल सी चीज है कि 15,900 के आसपास सप्लाई है अभी, और जिस हिसाब से डाउ थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, 3 बजे तक अगर आप 15,925 के ऊपर रहते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। नहीं रहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा कोई खराब नहीं है। क्या चाहिए? 15,800 के ऊपर की क्लोजिंग जी। क्लोजिंग में आपको 15,800 के नीचे क्लोज नहीं होना है, तो 3 बजे तक अगर आप 15,800 को होल्ड करके टिके तो भी ठीक है। 15,800 के नीचे ही खराब है, और 15,925 के ऊपर बहुत अच्छे। तो ये 125 पॉइंट की रेंज में आपको टाइम पास करना है। ना 15,800 के नीचे जाने को तैयार है, ना 15,925। तो 2-3 दिनों से डाउ जिस तरह से मजबूती से बढ़ा है,
आज हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन हो जाए तो हो भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं, और होता तो गलत भी नहीं है। सो 3:20 पे देखेंगे कहाँ हम होंगे, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कल के लिए पोजीशंस किस तरह की बनानी है। लेकिन फिलहाल 900-925 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक करिए, 800 के आसपास हल्की फुल्की खरीदारी कीजिए, 800 के नीचे टिके तो खराब होंगे, 925 के ऊपर टिके तो और अच्छे होंगे। 50 से 75 पॉइंट का मूव तब आपको आइदर साइड मिलेगा। ये निफ्टी अगर ये जोन से बाहर हाँ, तो ये 125 पॉइंट का जोन है जिसमें आपको टाइम पास करना है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, अब आइए बैंक निफ्टी। 33,775 का जो सपोर्ट लेवल है, आपको क्या करना है, आपको 33,600 के नीचे बंद नहीं होना है। 33,600 के नीचे बंद होंगे तो मजा नहीं है। शुक्रवार की क्लोजिंग 33,627 थी, तो आपको लाल निशान में बंद नहीं हो रहा है। 33,625 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो ठीक है, बुरे नहीं है। 34,000 के ऊपर होते तो बहुत अच्छा, तो अब मैं 34,000 की तो उम्मीद करनी है। अब मैं पहले एक बार डेटा बता दूं बैंक निफ्टी के क्यों आपसे आज 34,000 पार नहीं होगा, ये लिख के रखिए। तो 33,900 34,000 आता है तो वहां प्रॉफिट बुक करके बैठ जाइए शांति से। उसकी वजह यह दीप कि 34,000 के कॉल्स पर 37 लाख शेयर हैं बैंक निफ्टी में और 21 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, हाईएस्ट वहीं पर है। तो 34,000 पार करना थोड़ा मुश्किल है, वो आपके लिए ऊपर की लक्ष्मण रेखा होगी। 33,800 के आसपास हल्का फुल्का सपोर्ट है, 13 लाख शेयर पुट में है, और 33,500 बड़ा सपोर्ट है जहां पर 21 लाख शेयर है। तो बचे हुए समय के लिए 33,500 33,600 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, 33,900 34,000 रुकावट का काम करेगा। इसके हिसाब से आपको स्टडी बनानी है। 500-600 आएगा तो लेना है, 33,900 34,000 आएगा तो देना है। बैंक निफ्टी में निफ्टी में 15,900 के कॉल्स पर 39 लाख शेयर, पुट पर 39 लाख शेयर हैं, कॉल में 57 लाख शेयर हैं, तो वो आपके लिए हल्की फुल्की रुकावट की जगह नीचे 15,800 पर 52 लाख शेयर हैं, वो सपोर्ट का काम करेगा। तो छोटी रेंज के डेटा है, ज़्यादा बड़ा कुछ होगा इसकी संभावना नहीं। एक ही कंडीशन में हो सकता है, अगर डाउ फ्यूचर्स आपको कमज़ोर हो जाएं थोड़े, कि अभी आपको हरे में दिख रहे हैं, लाल में चले जाएं, कर जाएं, तो हो सकता है आप 15,800 33,500 600 पे आ जाए। अगर वैसा नहीं होता, डाउ फ्यूचर यही 100-125 पॉइंट ऐसे ही ऊपर रहता है, अभी कितना है 90 पॉइंट, तो फिर आप यहीं के यहीं बंद हो जाएंगे, सिंपल। तो कोई ऐसा बड़ा मूव जैसा दिख नहीं रहा है अभी तक, तो कम से कम डेटा में भी और डाउ के हिसाब से भी। तो यहाँ से ऊपर जाने की संभावना मतलब ज़्यादा नहीं है, 900-925 ही है, 50-70 पॉइंट। और इधर बैंक निफ्टी में भी 33,900 34,000 ही, तो अपसाइड भी लिमिटेड है, डाउन साइड भी लिमिटेड है। न ज़्यादा बढ़ने के दिख रहे हैं, न ज़्यादा घटने के दिख रहे हैं, टाइम पास ही है। इसीलिए तो आज बोला था स्टॉक्स में आपको करना ही पड़ेगा। जब इंडेक्स आपको टाइम पास करते हुए दिखेगा, आज इंडेक्स में आप ट्रेड लेके कुछ बना नहीं सकते। करेक्ट, मुश्किल से आपको 50 पॉइंट क्लीन मिल रहे हैं। अब रोज की आदत आपकी 200-200 पॉइंट की बनी हो तो 50 पॉइंट में आपको मजा भी नहीं आएगा। इसीलिए स्टॉक्स की बात हम कर रहे थे। तो अभी भी स्टॉक्स पे ही फोकस रखिए, जहां स्टॉक्स में अच्छे ब्रेकआउट आ रहे हैं वहां पर फोकस करिए। डन सर। तो चलिए ट्रेडिंग आइडियाज स्टॉक्स की तरफ ज्यादा फोकस करना है। आई थिंक सिमी जी की तरफ से एक कॉल भी तैयार, लेते हैं उनकी ट्रेडिंग कॉल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून। एक स्टॉक में मुझे लगा है बहुत बढ़िया रूट में मुझे लगता है कि ऐसे तो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत अच्छा कामकाज हुआ था। का जो हाई था वो हाई क्रॉस कर चुका था और अभी ये स्टॉक 1310 1312 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा सा रैली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। पहला टारगेट होगा 1360, ये मेरा पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट होगा 1400 और तीसरा होगा 1450। ये 3 टारगेट्स के लिए रूट को खरीदने का सलाह है और 1290 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 1290 का स्टॉप लॉस के साथ रूट को खरीदने का सलाह होगा। मुझे लगता है कि इसमें जो भी मैंने टारगेट्स दिए हैं बहुत ही जल्दी, मतलब 2-3 ट्रेडिंग सेशन के बीच में आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ 2-3 ट्रेडिंग सेशन से काम भी हो रहा है, तो इसमें खरीदारी करने का सलाह है। रूट मोबाइल, इस पर करनी है आपको खरीदारी सिमी जी की तरफ से 1360, 1400 और फिर 1450 के टारगेट्स के लिए इस पर रखें नजर। आई थिंक कल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इसकी बोर्ड बैठक भी है, या कल बोर्ड बैठक है बायबैक पर। हाँ, कल ही बायबैक पर, तो आई थिंक उसकी वजह से भी थोड़ा एक्शन आ रहा है इसमें। आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं सुपर सेट के लिए। बताएं सर। दीपांशु, मुझे लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल में जो सस्ते से सस्ता मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल का, वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, और वो है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज क्योंकि केपेक्स प्लान बहुत जोरदार है। 1300 करोड़ का केपेक्स है अभी 2024 तक, FY24 तक
3000 करोड़ का केपेक्स है। मैनेजमेंट ये भी योजना दे रही है कि करीबन करीबन डबल हो सकता है रेवेन्यू FY24 तक। आरती इंडस्ट्रीज स्पेशलिटी केमिकल में मुझे बहुत मजबूत लग रहे हैं, और यहां से जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हुआ है तो स्पेशलिटी केमिकल के शेयर्स में आरती इंडस्ट्री बहुत अच्छा दौड़ लगा सकती है। शॉर्ट टर्म टारगेट रखे 770 का, 770 का, और लॉन्ग टर्म 1065 का। एसेट के लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए आरती इंडस्ट्रीज पर करनी है खरीदारी, और पोजिशनल बेसिस पर भी आप खरीद सकते हैं। भसीन साहब के भी रेडार पर आज सुबह था, और थोड़ी देर में भसीन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेंगे उनसे उनकी फ्रेश कॉल्स। आइए चार्ट कॉर्नर चलते हैं बंसल जी के पास। बताएं सर। दिवांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज 2166 2167 के अराउंड स्टॉक चल रहा है, और ये स्टॉक एक अच्छा उछाल दिखाने का पोटेंशियल रखता है। आज के रोज अराउंड 2130 के स्टॉप लॉस के साथ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय है, और टारगेट एक मुश्त टारगेट 2250 का है, और लगता है मुझे कल में 2240 2250 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है पिक, चार्ट कॉर्नर पिक। इंडस्ट्रीज पर रखिए नजर चार्ट कॉर्नर के लिए। ये है आपके लिए राय। इस समय स्टॉक भी मोमेंटम में आ रहा है, ऑटो स्पेस में अच्छी तेजी बनी हुई है। टू व्हीलर्स पर ध्यान रखिए, बट बाकी ऑटो स्टॉक्स तो मोमेंटम में है ही। आइए सचिन जी के पास चलते हैं BTSTT के लिए। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर बाइंग करनी है डॉक्टर लाल पाथ लैब के फ्यूचर में। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली ऑलरेडी अनफोल्डेड है, लगभग 4% की उछाल पे फिलहाल स्टॉक ट्रेंड हो रहा है। बट जिस तरीके से इसके इंट्राडे चार्ट्स है, यहाँ पर अभी भी एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है, एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 2205 के आसपास के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर लॉन्ग इनिशिएट अभी भी करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 2095 पे। खरीदारी करनी है डॉक्टर लाल पाथ के फ्यूचर्स में। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 2170 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा 2205 का। तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी डॉक्टर लाल पैथ लैब में। ये राय है आपके लिए सचिन जी की तरफ से आती। 2095 का स्टॉप लॉस लगाकर 2170 2205 के टारगेट के लिए। आइए वक्त है भसीन साहब से मुलाकात करने का। भसीन साहब नमस्कार, स्वागत है सर आपका। बताएं सर, मजबूती तो है आज दिन भर गैप से खुलने के बाद छोटे दायरे में। बताएं सर व्यू क्या है इस वक्त, और साथ ही अपडेट्स भी। तो देखिए अनिल जी, 2-3 दिन एक्सपायरी है, और थोड़ा बहुत पोजीशनें जो ऑप्शन के जरिए होती है वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बट मेरे हिसाब से जुलाई कैन बी अ ट्रेंडिंग मंथ विच कैन ट्रेंड ऑन द अपसाइड, और मिड कैप और लार्ज कैप दोनों में बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो मैं तो माने पैसा जितना है उतना ही ले सकते हैं। मुझे कोई दो राय नहीं कि इंडेक्स पहले 16,500 जाएगा, फिर देखेंगे जो करेक्शन या कोई बात भी आए। बट अभी तो अंडर ओनरशिप और फीलिंग ऑन मिस्ड आउट बहुत है। कोई भी डिक्लाइन ग्लोबली आएगा, इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मोस्ट नियर टर्म थिंग्स आर प्राइस्ड इन। इंडिया सीम्स टू बी इन अ वेरी स्वीट स्पॉट, और जुलाई एंड के नंबर्स भी अच्छे हैं। इस हफ्ते आई वुड बी पॉजिटिवली सरप्राइज के जुलाई 30 को एक्सपायरी ही बहुत स्ट्रांग ना हो जाए। तो कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट वीक जुलाई तक तो वेट कीजिए, फिर आपको नफा बांधना चाहिए तो तभी करिए। आपको अपडेट भी दे दूं अनिल जी, बॉश देखिए क्या आपको 13,200 पे दिया था, 14,700 बिक गया। गुजरात गैस 430, वेदांता, L&T, LTTS, वर्लपूल, सिटी यूनियन बैंक, सेल और SBI सारे आउट परफॉर्मर्स हैं। अब आपके लिए मैं बताऊं तो आज बिकॉज मार्केट माहौल भी है और मौका भी है, एक लार्ज कैप है, 3 मिड कैप है। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर, बताएं प्लीज। तो अनिल जी, सबसे फेवरेट मेरा जो आप देख रहे हो कि एयरपोर्ट पे आप भी ट्रैवल कर रहे हो, क्या हाल हो रहा है। GMR इज इन द स्वीटर स्पॉट, और एरो सिटी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल एज फार एज होटल्स गो। इट ओन्स ऑल द लैंड ऑफ एरो सिटी। तो 34.5 पौने 35 में लीजिए, 33.5 का स्टॉप लॉस, 37.5 का टारगेट GMR पे। दूसरा पिक नेशनल एल्यूमिनियम, 8.5% डिविडेंड यील्ड, और द बिजनेस इज डूइंग इनक्रेडिबली वेल। लास्ट क्वार्टर बेस्ट रिजल्ट है, इस क्वार्टर में आपको इससे भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो नैल्को लीजिए 70.5 में, 68 रुपए का स्टॉप लॉस, 74 से 74.5 का टारगेट। और तीसरा पिक होएगा, आपको मैंने आरती भी दे चुका हूँ, PI इंडस्ट्री भी बाय दीपक नाइट्राइट। आई थिंक दीपक नाइट्राइट की जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो अब बढ़ेगा।
given that the input costs have gone down. 1815 में लीजिए, 1770 का स्टॉप लॉस, 1875 का टारगेट, और लास्ट में मैं कहूंगा कि आंखें बंद करके HDFC बैंक लीजिए, जो सेफ्टी चाहिए और जो भी चाहिए। HDFC बैंक विल लीड द बैंक निफ्टी टू 35,000। 1420 का टारगेट है, 1360 55 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1315। तो ये है आपके लिए 4 कॉल्स, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पूरे। सुबह बसनी साहब ने 3 दिया, आज 4 फुल फॉर्म में एकदम। तो खरीदना है GMR इंफ्रा, 3750 का टारगेट, 3350 का स्टॉप लॉस। नेल को खरीदना है, 68 का स्टॉप लॉस, 74 का टारगेट और 7450 का दूसरा टारगेट। खरीदना है आपको दीपक नाइट्राइट, जो कि सिद्धार्थ जी का भी फेवरेट है, 1770 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए आप 1875 के टारगेट के लिए। और आखिर में HDFC बैंक, जिनको सेफ्टी चाहिए HDFC बैंक ले आइए। ओके, HDFC बैंक में 1315 का स्टॉप लॉस और 1420 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। धन्यवाद सर, आज पूरे 7 शानदार स्टॉक्स बताने के लिए हमारे दर्शकों को। कल सुबह होगी आपसे फिर से मुलाकात। आइए बढ़ते हैं आगे, तब तक जोमेटो और ब्लिंकिट ये डील हुई है, इस डील पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरमान नाहर। अरमान, बताइए क्या है डिटेल्स आपके पास? सर, सबसे पहली बात तो ये डील 4,500 करोड़ की है ही नहीं, ये डील है 7,500 करोड़ की। 7,500 करोड़ में खरीदा है? यस सर। सर उसका ज़्यादा दीजिए पैसे देंगे सच्ची में? यस सर। सर उसका लॉजिक ये है कि इन्होंने पहले 2021 के एंड में लगभग 750 करोड़ जोमेटो ने फंड दिया था ब्लिंकिट को। उसके बाद फिर मार्च फरवरी के आसपास उन्होंने 1125 करोड़ का लोन दिया वापस ब्लिंकिट को। अभी की डील हुई है 4,500 करोड़ के आसपास, और कंपनी ने यह भी बोला है कि जो उनके पास जो ऑलरेडी 12,000 करोड़ का कैश है, उसमें से 1875 करोड़ का जो कैश है वो मुख्यतः आने वाले 18 महीने में जो ब्लिंकिट का लॉस होने वाला है उसमें उपयोग करेंगे। तो अगर सब सम कर लिया जाए तो आपका लगभग बन जाता है 7,500 करोड़ की डील। एक मिनट 4,500 करोड़ में ले रहे हैं? यस सर। बराबर है? यस सर। बोल रहे हैं 1700-1800 करोड़ की कंपनी और घाटा करेगी। कितने टाइम में? सर उन्होंने बोला है कि कैलेंडर ईयर, अभी जो बचा हुआ कैलेंडर ईयर है और अगले कैलेंडर ईयर, तो लगभग 1.5 साल मान लो ना मोटा मोटी। ठीक है, 1.5 साल में 1800 करोड़, यानी कि हर महीने 100 करोड़ का घाटा। यस सर। बराबर है? तो 4.5 और 1800 कितना हो गया? 5.5, 6,300 करोड़। और पहले ये लोन दे चुके हैं 1125 करोड़ का। वो वापस नहीं आएगा? सर उसका कैश बुक्स में, ब्लिंकिट की बुक्स में अभी भी पड़ा हुआ है, 500 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। अच्छा। जिसका उपयोग हुआ नहीं अभी तक। ओके, तो वो दिया हुआ ही एक तरह से वो दिया हुआ। और सर उसके पहले एक फंड रेजिंग करी थी, जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आई थी, 750 करोड़ उसके पहले जोमेटो ने डाले थे ब्लिंकिट में 9% हिस्सेदारी के लिए। अच्छा, वो लेकिन उसके बदले में तो हिस्सेदारी मिल गई थी ना? यस सर। ये तो एडिशनल में, ये तो अच्छा पूरी कंपनी आ रही है। ओके, पूरी मर्जी हो रही है। यस सर। ओके, अब सर एक और चीज अब इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि अब ये बोल रहे हैं कि हम 1875 करोड़ का आने वाले 18 महीने का लगभग नुकसान करने वाले हैं। तो अभी अगर जोमेटो का जो पिछले 18 महीने हैं उसका नुकसान देखेंगे तो 1700 करोड़ का है। और अब जब इस वैल्यूएशन पे किस वैल्यूएशन पे डील हो रही है, ब्लिंकिट का अगर आप मार्केट कैप टू सेल्स देखेंगे तो लगभग 20.6 का आता है, जोमेटो का मार्केट कैप टू सेल्स 12.5 का है। तो जो कंपनी ने जोमेटो कंपनी ने पिछले 18 महीने में 1700 करोड़ का लॉस किया है, अब जो ब्लिंकिट बोल रही है कि हम आने वाले 18 महीने में 1875 करोड़ का लॉस करने वाले और ज्यादा लॉस करने वाले हैं, उसका वैल्यूएशन लगभग 50% से भी ज्यादा दे रहे हो। अरे वाह, क्या बात है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सर इस डील की। अगर आप देखो सर, इस चीज में हमको मैनेजमेंट का थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहाँ से चाहिए? आते तो ही नहीं है। वो तो मिलता ही नहीं है ना सर। आमंत्रण तो दिया हुआ है, आके बात करें तब तो समझ में आए ना। सर उसी के साथ साथ एक और चीज है जहां पे शायद हम चाहते थे कि वो इन्वेस्टर्स को एक ट्रांसपेरेंसी के तौर पे बताएं कि जो जोमेटो की जो को फाउंडर है आकृति चोपड़ा, जिनको एलिवेट किया गया था को फाउंडर के तौर पर, और जो ब्लिंकिट के को फाउंडर हैं अलविंदर दिंसा साहब, वो दोनों, तो अलविंदर दिंसा साहब की पत्नी है आकृति चोपड़ा, जो को फाउंडर है जोमेटो की। तो जो जोमेटो के को फाउंडर फैमिली यू मीन टू से एग्जैक्टली मतलब ब्लिंकिट में जो जोमेटो को प्रमोटर हैं और ब्लिंकिट के प्रमोटर आपस में रिश्तेदार हैं। यस सर, को फाउंडर्स रिश्ता है ऐसा। तो अब ये डील में ये मतलब ये ट्रांसपेरेंसी के तौर पे प्रेस रिलीज में नहीं था, ये वाली चीज नहीं था।
ये सर, आपको कैसे पता चला? खोजी पत्रकारिता? नहीं सर, जो उन्होंने रिलीज करी प्रेस रिलीज में क्वेश्चन आंसर सेशंस लिखे, उसमें ये वाली चीज का क्लैरिफिकेशन नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के तौर पे शायद चाहते तो ये बोल सकते थे डेफिनेटली कि ऐसा ऐसा बताना ही चाहिए भाई, इतनी बड़ी डील है और है इंटरेस्टेड पार्टी से तो बताना ही चाहिए। और सर इसके साथ साथ जब 9 जून 2021 को आकृति चोपड़ा को जब एलिवेट किया गया था को फाउंडर के तौर पर, उसी टाइम पर जो ब्लिंकिट के को फाउंडर हैं सौरभ कुमार साहब, उन्होंने उसी के 10 दिन बाद रेजिग्नेशन दे दिया प्राइवेट निजी कारणों के चलते। अच्छा, तो सर ये सब चीजों का क्लैरिफिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, और कई सारे सवाल उठे हैं, कई सारे सवाल उठे हैं। सर एक और चीज ये है कि अगर आप मार्च में लोन दे रहे हो, फिर अभी वापस स्टेक खरीदे हो, तो मार्च में लोन देने की क्या जरूरत थी? या तो फिर क्लैरिटी नहीं है कि हमको पूरा लेना ही है या नहीं लेना है। अब ये शायद हो सकता है हमारी समझने में गलती है, तो अगर मैनेजमेंट आके हमें समझा दे कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक्चुअली सर सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बहुत सारे सवाल इस डील पर उठ रहे हैं, उस पर क्लैरिटी नहीं है। और अगर आम आदमी को, आपको, मुझे, इन्वेस्टर्स को, जो इनकी कंपनी में इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, आईपीओ में पैसे लगाए, अगर उनको इस पर क्लैरिटी चाहिए तो वो क्लैरिटी उन्हें मिल नहीं सकती है। मिल सकती है अगर सेबी चाहे तो। सेबी चाहे तो। और यहाँ पर मेरी सेबी से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है जी कि कुछ न कुछ अब उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ कंपनियाँ कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर रही है, और जब बड़ा अनाउंस करने के बाद वो अपने शेयर होल्डर से बातचीत करती है, तो एक रिटेल शेयर होल्डर और एक फंड वाले के बीच में कोई भेदभाव ना हो। अब प्रॉब्लम मालूम है क्या है? जोमेटो जैसी कंपनियां करती क्या है, बात करेंगी फंड मैनेजर से, एनालिस्ट से, जो उनके स्टॉक को ट्रैक करते हैं, कवर करते हैं, उनसे कॉल करेगी, उनको सब बताएंगे कि क्या किया है क्या नहीं किया, उनके सवालों के जवाब देंगे, और रिटेल को कुछ भी नहीं। तो और रिटेल को जो कुछ भी अनाउंसमेंट किया जाता है, बाद में अनाउंसमेंट के बाद जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो 3 दिन बाद दी जाती है कि ये हमारी एनालिस्ट कॉल हुई थी। और आपको मैं बता दूं, ऐसे 50 फंड मैनेजर्स को मैं जानता हूं जो अगर मार्केट आवर्स में कॉल हो रही है तो कॉल में ही डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे शेयर खरीदना है या बेचना है। वो कॉल खत्म होने का भी इंतजार नहीं करते। अगर उन्हें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट मैनेजमेंट से समझना है और उनके समझ में आ गया और उसके बेसिस पे उनको लगता है कि शेयर रखना है या बेच देना है, वो तुरंत दूसरे फोन पे बोल देंगे भाई बेच दे या खरीद ले, खत्म, मुझे पता चल गया। ऐसे में क्यों रिटेल इन्वेस्टर्स को 3 दिन बाद पता चले, वो भी आधी अधूरी जानकारी। चलिए मान लिया कि आप हर एक रिटेल इन्वेस्टर का सवाल नहीं ले सकते, मान लिया चलो आपको मीडिया में जाके भी बात नहीं करनी, क्योंकि हम कुछ 4 अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे कि क्या आपके को दो कंपनियों के प्रोमोटर्स के बीच में रिलेशन क्या है, क्यों आप रिटेल इन्वेस्टर को नहीं बताते, क्या बेसिस पे आपने वैल्यूएशन किया, 2 बार पहले पैसा डाला, तीसरी बार अब ये कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तब से लेकर अब तक की थॉट प्रोसेस क्या है, क्यों इतने महंगे वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं, क्यों जब आपको पता है कि 1800 करोड़ और 1.5 साल तक डालने हैं, तो ऐसी हड़बड़ी जल्दबाजी क्या है। ये सारे सवाल है जिनके जवाब उनके पास नहीं होंगे, हैं तो फिर बताना नहीं चाहते। चलिए हम कभी ये नहीं कहते कि हमें बताना ही आपकी जिम्मेदारी है, नहीं, आपकी मर्जी है, आप हमसे बात करेंगे, लेकिन आपके शेयर होल्डर से तो करिए। बिल्कुल। और आपका शेयर होल्डर, मैं फिर कहूँगा, हम डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक वोट है, मेरा भी है, आपका भी, सब बराबर है। बिल्कुल। रिटेल शेयर होल्डर जो एक शेयर लेकर चलता है उसका भी उतना ही हक है जो कोई फंड मैनेजर 1 लाख या 10 लाख शेयर लेकर चलता है। एब्सोल्युटली। इन्फॉर्मेशन के मामले में सब 8 पार होने चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये एक शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म की तरफ एक बड़ी चीज़ है जो अब करने की जरूरत है। 100%। आप सबको दीजिए एक साथ इन्फॉर्मेशन। आप चलिए, आप कॉल खुली छोड़ दीजिए ना जी। अगर आपको लगता है कि मुझे सबके सवाल नहीं लेने हैं इन्वेस्टर्स के, मत लीजिए, कोई बात नहीं, आप सेलेक्टिवली 5, 15, 25 के ले लीजिए, या कम से कम आप अपनी तरफ से बोल दीजिए जो बोलना है, लोगों को जो मतलब निकालना होगा निकालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि लोग आपकी कॉल ही ना सुन पाए। बिल्कुल। फिर हम इंतजार करते हैं, 8 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी, उन रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे, पता नहीं मैनेजमेंट, और ये सुविधा हमें भी नहीं है कि हम कॉल में जाके सुन पाए। बल्कि वो तो स्पेसिफिकली आने नहीं देते हैं। अगर आप बोलें कि आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के हैं तो इमीडिएटली काट देते हैं, या फिर पहले ही बोल देते हैं कि मीडिया इज नॉट अलाउड। क्यों भाई? एक्सेस नहीं देते हैं वो। क्यों? क्या चीज का डर है? क्या छुपाना चाहते हैं मीडिया से? और चलिए हमसे छुपाए कोई बात नहीं, हमसे डर लगता है, समझ में आता है, अपने शेयर होल्डर से क्या छुपाना चाहते हैं और क्यों छुपाना चाहते हैं? गलत है, बहुत गलत। आई थिंक, आई एम श्योर ये सेबी के रडार पे हो गई जी। आपको जल्दी इस पे कुछ ना कुछ डिसीजन आते हुए दिखेगा, और हमारी भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो कंपनियां जो इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पार नहीं समझती, उनके लिए आपको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। 100% इन्फॉर्मेशन जो भी कंपनियों की तरफ से आए सबको एक साथ मिले, बराबर मिले, मिलनी चाहिए, नहीं तो ना मिले।
100% सर, होना ही चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो चाहिए सर, 100% डिस्क्लोजर तो आने चाहिए, आने चाहिए। तो इसलिए आपको कौन कॉल करनी है, सार्वजनिक करिए, एक्सेस बाद में 1-on-1 मीटिंग करनी है, आप करिए ना, आपको जिस फंड से मिलना है, जो करना है करिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन इतनी बड़ी चीज, आप इतना बड़ा एक्विजिशन कर रहे हैं, इतना बड़ा पैसा आप कंपनी का डालने जा रहे हैं, क्या रिटेल शेयर होल्डर को हक नहीं कि वो जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। तो आई थिंक ये करने की जरूरत है, ये ठीक नहीं हो रहा। इनफैक्ट सर, इन्होंने तो एक स्टेप और ऊपर गए हैं एक्सेस नहीं देने के लिए। हाँ, यूजुअली कंपनीज जब ये कॉन कॉल करती हैं तो एक एक्सेस सिस्टम होता है फंड्स के लिए, ठीक है। इस बार इन्होंने एक नई चीज करी है और सिर्फ इस कंपनी ने करी है, एक बार वो जान लेते हैं सर। अच्छा, ये भी एक बहुत क्या बात कर रहे हैं, नई चीज ये क्या होता है? अब बेसिकली अगर आप किसी को नहीं चाहते कि ये मेरे कॉन कॉल में नहीं आए तो आप उसको सीधे बोल दोगे मत आ भाई, लेकिन आप ये बोल नहीं सकते रिटेल इन्वेस्टर को। तो आपने क्या किया, आपने पहले एक फॉर्म भेजा, मतलब जोमेटो ने पहले एक फॉर्म भेजा, उसमें अपना नाम लिखिए, उसके बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए और ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी डालिए। जब वो ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी आप डालेंगे तो उसके बाद आपके पास लिंक आएगा और उसके बाद ही आप जो ये कॉन कॉल है या इन्वेस्टर कॉल थी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अनिल जी, अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मेरी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या डालूं? चले नाम नहीं डालूं, ईमेल आईडी किसका डालूं? जब मेरे पास है ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन तो मैं कौन से ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी डालूं? तो मैं एक्सेस कर ही नहीं सकता आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल को। और तो इसके वजह से मेरा मौका तो गया। मैं अपना जीमेल आईडी डालूंगा तो जाहिर सी बात है आप उसमें तो भेजोगे नहीं मुझे लिंक, तो मेरा एक्सेस तो चला गया। तो मैं एज ए इन्वेस्टर तो आपके कॉन कॉल में आ ही नहीं सकता जब तक मैं किसी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो आपको कहने का मतलब है कि सेंसर्ड एंट्री मिलेगी। हाँ, अगर समझो आपने डाला कि मैं XYZ फंड से हूँ और उनको लगता है कि यार ये फंड को अलाउ करना है, तो वो आपको कॉन कॉल में अलाउ करेंगे। राइट, तब आपके पास ईमेल जाएगा। और अगर आपको लगता है वरुण दुबे @zbusiness.com में नहीं करना है तो नहीं करेंगे, नहीं, या फिर अरमान नार XYZ@gmail.com है तो नहीं आएगा। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम और ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल आईडी डालना जरूरी है। और उससे भी बड़ा और एक और चीज है सर, अच्छा, ये भी नहीं, आप बाय साइड या सेल साइड एनालिस्ट हो, ये भी डालना है आपको। अब ये डालने की इन्वेस्टर कॉल में ये क्या जरूरत है? अब एक काम करते हैं, एक बार तो पहले जोमेटो के मैनेजमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, आप आइए, जवाब दीजिए सारे सवालों को, और नहीं देते हैं तो अब एक काम और करना चाहिए, किन किन फंड्स के पास जोमेटो के शेयर है जरा उसकी लिस्ट निकालिए। हम उन फंड वालों से सवाल पूछते हैं कि क्यों आपको ऐसी जो कंपनियां जो छुपा कर रखना चाहती है, बताना नहीं चाहती, गवर्नेंस नहीं करना चाहती, उनके शेयर आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, ऐसी क्या मजबूरी है? राइट, लेट्स आस्क देम। 100% बहुत जरूरी है सर, बराबर ना? तो ये चीज नहीं चलेगी। आपको आप किसी को प्रीफर करें, किसी को प्रीफर नहीं करें, ये नहीं चलेगा। ये तो करना ही पड़ेगा आपको कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे। इतने हर्डल्स लगाने, मतलब ये तो क्लियर कट फिर दिख रहा है ना आपको, कुछ ना कुछ छुपाना है। एब्सोल्युटली, वही तो ऐसी क्या चीज़ है जो छुपाना चाहते हैं, जो चार लोग अगर सवाल पूछ लेंगे तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे? ओह, अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये इतनी सारी चीजें होनी, कि बाय साइड के आप एनालिस्ट हैं, सेल साइड के एनालिस्ट हैं, सब बताओ। अब रिटेल वाला थोड़ी बाय साइड से एनालिस्ट होता है वो क्या डाले? नहीं, फंड्स वाले भी कितने नहीं होते हैं क्यों भाई? क्या रिसर्च, अगर आप किसी ब्रोकरेज की रिसर्च टीम से, उसमें आप क्या बाय या सेल साइड सुनना है, उसमें क्या हो गया? अगर मैं इन्वेस्टर नहीं भी हूँ और फ्यूचर इन्वेस्टर हो सकता हूँ, सुनना चाहता हूँ, तो समस्या क्या है इसमें? ये तो मतलब गजब ही है। एनीवे, तो चलिए उम्मीद करें कि जोमेटो इससे कुछ सीखेगा और दूसरा बाकी कंपनियां भी सीखे जी। और मैं हमारे दर्शकों से अनुरोध करता हूं, अगर आपको कहीं भी ऐसे मौके नजर आए कि इस तरह की चीजें हो रही है, प्लीज हाईलाइट करें, हमें हमारे नोटिस में लाएं, हम कोशिश करेंगे उनको उठाने की। बिल्कुल, तो अगर कहीं भी इस तरह की चीजें हो रही जहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट कहीं कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हैं, हम बात उठाएंगे, पहुंचाने की कोशिश करेंगे सही प्लेटफॉर्म तक आपकी बात। एब्सोल्युटली। आइए, तो ये है आपके लिए जोमेटो डील, उस पर बड़े सवाल और डील पर खबर देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक्सेस पर दोनों तरफ से बड़े सवाल उठते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आइए, 3 बज गए हैं, कुछ और कॉल्स लेने का वक्त है। चलते हैं मुद्दत जी के पास, मुनाफे वाले मुद्दत। बताएं सर। एक स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा पॉज लेता हुआ नजर आया है, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। एक अपसाइड मूव, बड़ा अपसाइड मूव यहाँ से डिलीवर कर सकता है। बाय करके चलना है मैकडॉवेल, 770 रुपए CMP है, यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। पहला टारगेट बनेगा 782 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 790 रुपए का।
स्टॉप लॉस रहेगा 762 का। देखिए स्टॉक में डबल बॉटम करीब पैटर्न कंप्लीट हुआ था 720 के आसपास, वहां से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, फिर कुछ कंसोलिडेशन हुआ और उस कंसोलिडेशन में स्टॉक में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। साथ ही साथ एक्सपायरी से पहले 3.5-4% का ओआई एडिशन देखने को मिल रहा है, तो ये चीज दर्शाती है कि यहाँ पे फ्रेश बिल्डअप बनते हुए नजर आए हैं। हमें लग रहा है तेजी बन सकती है, 790 रुपए तक के अपसाइड मूव मैकडबल दिखा सकता है, बाय करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 762 का। ये है आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स, जहां पर रखनी है नज़र। बढ़िया एक्शन में ये काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है, अभी अभी उसमें फ्रेश तेज़ी बन रही है। कुछ और काउंटर्स जहां पर थोड़ी मूव आपको आती हुई दिख रही है, यहाँ पर रखिए नज़र। सुबह से मिड कैप आईटी में थोड़ा पॉजिटिव एक्शन बना हुआ है। फर्स्ट सोर्स आई थिंक सुबह हिमांशु जी के रेडार पर भी था, अब एक फ्रेश मूव देने की कोशिश कर रहा है, तो फर्स्ट सोर्स पर रखिए नज़र। इंडिया बुल्स में थोड़ा थोड़ा बाउंस बैक आ रहा है, हालांकि बाजार जरूर फिसला है इस समय, बट कुछ काउंटर्स हैं जो रोटेशन के मूड में आपको आते हुए दिख रहे हैं और उन्हीं पर आपको रखनी चाहिए नजर। एलआईसी हाउसिंग पर थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, एनबीएफसीज पर रखिए नजर। जरा वागले साहब एलआईसी हाउसिंग का चार्ट देखें सर, क्या व्यू बनता है इस पे? दीपांशु कुछ खास नहीं है, काफी चला है पिछले 5-6 दिनों में, लगभग 290 से अभी 330 के आसपास है। अब फ्रेश बाइंग की तो सलाह नहीं होगी, थोड़ा सा वेट एंड वॉच का ही सलाह होगा ये लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। आपको नीचे के लेवल्स मिल सकते हैं, 315 318 लेना भी होगा तो वहाँ पर लेना है, तो ये लेवल पे नहीं लेना है। तो ये है आपके लिए एलआईसी हाउसिंग जहां पर रखनी है नजर। थोड़ा एक्शन यहां पर भी आपको आते हुए दिखेगा। एशियन पेंट्स, इस पर एक मूव आ रही है, 2% ऊपर है और कच्चे तेल के कूल ऑफ से एशियन पेंट्स को अच्छा फायदा मिला है। जरा सचिन जी एशियन पेंट्स के चार्ट पर राय दें, रिसेंटली एक अच्छा पुल बैक मिल चुका है, थोड़ी और जान है इसमें? जी दीपांशु, इनफैक्ट पिछले 7 दिनों से एक अच्छे स्ट्रक्चर में एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस ने मेंटेन किया है। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम एक सपोर्ट के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है 2770 यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये पर्टिकुलर लेवल टूट जाता है तो मुझे लग रहा है ये जो पुल बैक रैली है वो फिजल आउट होगी, बट इमीडिएट बेसिस पे उतने तो संकेत नहीं आ रहे। इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है 2870 के आसपास के एक चाल ज़रूर बन सकती है, तो एग्जिस्टिंग अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह होगी 2770 के स्टॉप लॉस के साथ 2870 के टारगेट के लिए। शक्ति शुगर, इस पर रखिए नजर। छोटा काउंटर है, यूजुअली उतना रेडार पर नहीं रहता है, बट शुगर एंड डिस्टिलरी प्लांट को इन्होंने बेचा है, ऐसी खबर आती हुई दिख रही है। शुगर एंड डिस्टिलरी प्लांट 134 करोड़ में बेचा है इन्होंने, ये शक्ति शुगर के लिए आपको खबर आती हुई दिख रही है। स्टॉक पर भी थोड़ा रिएक्शन इस खबर का आपको आते हुए दिख रहा है। इंडियन पोटैश के साथ बिजनेस ट्रांसफर अग्रीमेंट पूरा किया गया है और उस ट्रांसफर अग्रीमेंट के तहत इस प्लांट को इन्होंने बेचा है। तो चलिए शक्ति शुगर, इस पर भी रखिए नजर, ये स्टॉक भी रेडार पर है। एनएमडीसी, इस पर है एक्शन, क्योंकि कल होने वाली है इनकी शेयर होल्डर्स के साथ बैठक और जो डीमर्जर है उसको लेकर, अप्रूवल को लेकर कल बैठक होने वाली है, तो इंपॉर्टेंट दिन है कल एनएमडीसी के लिए। उससे पहले स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव एक्शन में भी है। सिमी जी, कोई राय एनएमडीसी के चार्ट पर? मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलीफ देखने को मिलना चाहिए। इसका मुझे लगता है कि अब इसका टाइम है, थोड़ा सा ये स्टॉक करंट लेवल से बहुत बड़ा करेक्शन आया था और अभी मुझे लगता है कि डाउनसाइड बहुत ही कम है। 107-8 के आसपास का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगी, उसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है। और ऊपर में अगर स्टॉक 112-13 के ऊपर जाके क्लोज कर सकता है तो मुझे लगता है कि एक मूव टुवर्ड्स 118-120 तक पॉसिबल है। फिलहाल 107 के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहूँगी। 117 से 120 तक का टारगेट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में देना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एनएमडीसी जहां पर आपको रखनी है नज़र। ये आपको स्टॉक मूवमेंट दिखा रहा है इस समय, बस थोड़ा बाजार इस समय उतार चढ़ाव के मूड में आ रहा है, रोटेशन हो रहा है। डेज लो पर निफ्टी है 15,820 के लेवल पर आते हुए दिख रहा है, हालांकि डाउ फ्यूचर्स अब गिरावट के बाद संभल गए हैं। आज डिक्सन टेक में थोड़ी खरीदारी है और सिद्धार्थ जी से एक बार राय ले ली जाए डिक्सन टेक पर। सिद्धार्थ जी, काफ़ी सारे सवाल उठे हैं कंपनी पर, एक तो चाइना में जो चल रहा है उसको लेकर, फिर थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। इन लेवल्स पर डिक्सन टेक कैसा लग रहा है सर? देखिए दीप, इनपुट प्राइसेस का प्रेशर जरूर था क्योंकि हायर मेटल प्राइसेस इत्यादि इत्यादि, बट मैं मानता हूं कि अभी भी मैन्युफैक्चरिंग और जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी काम कर रही है, अभी भी सेकंड जो बेस्ट कंपनी हो इसके आसपास भी नहीं है।
तो डिक्सन टेक पे अभी भी हम पॉजिटिव है, हम मानते हैं कि यहाँ पे अगर इनपुट प्राइसेस थोड़े से बेहतर होते जाए और रॉ मटेरियल कॉस्ट पे प्रेशर जो है वो बेहतर होते जाए, तो ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में चाहे आप वो एलईडी बल्ब्स की बात करें, लैपटॉप्स की बात करें, सेट टॉप बॉक्स की बात करें, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। तो अभी भी हम मानते हैं कि अगर लंबे समय के लिए आपको खरीदारी करनी हो तो डिक्सन टेक पे भरोसा रखें, एवरेजिंग चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डिक्सन टेक पे भरोसा रखें और गिरावट में अगर आप चाहें तो एवरेजिंग भी कर सकते हैं। तो भरोसा तो सिद्धार्थ जी का है और लगातार लोअर लेवल से कई बार सिद्धार्थ जी ने यहाँ पर खरीदारी की भी राय दी थी। डिक्सन टेक रखें इसको और अपने रेडार पर, काफ़ी एक्टिव है ये स्टॉक। आइए एक बड़ी खबर जिस पर हम सुबह बात भी कर रहे थे, बग्गा साहब ने भी अपनी राय दी थी, इस पर थोड़ी और डिटेल्स जानते हैं। हमारे बाजार में तो अच्छा एक्शन है ही, अमेरिकी बाजार में 850 अंकों की तेजी के बाद आज डाउ फ्यूचर्स में और अच्छी तेजी बनी हुई है। और एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई जेपी मॉर्गन की तरफ से, मंदी को लेकर भी कई सारी बातें चल रही हैं। तो थोड़ा समझे क्या चल रहा है अमेरिकी बाजारों में, कुशल है हमारे साथ बताने के लिए। कुशल, क्या कह रही है ये रिपोर्ट? बिल्कुल, तो काफ़ी पॉजिटिव सेकेंड हाफ की रिपोर्ट आती हुई दिख रही है जेपी मॉर्गन की तरफ से। उन्होंने सेकेंड हाफ ग्लोबल मार्केट्स को लेकर अपनी रिपोर्ट निकाली थी और यहाँ पर ये मान रहे हैं कि जो रिसेशन की संभावना लगाई जा रही है वर्ल्ड ओवर, यहाँ पर ये संभावना इनके हिसाब से नहीं है। इनफैक्ट ये भी मानकर चल रहे हैं कि इन्फ्लेशन आगे चलकर हो सकता है कि कम भी होता हुआ नजर आए। इनफैक्ट इस हफ्ते जो है ये मान रहे हैं कि जो शेयरों में तिमाही रीबैलेंसिंग होगी उसकी वजह से 7% जो है वहाँ पर इंक्रीज आपको देखने को मिल सकता है बाजारों में, इस वजह से रीबैलेंसिंग की वजह से। और रिसेशन ना होने की स्थिति में आप देखिए यहाँ पर जो मौजूदा रिस्की एसेट्स हैं वो काफ़ी सस्ते हैं, बेहद सस्ते हैं, ऐसा ये मानकर चल रहे हैं। इनफैक्ट ये देख रहे हैं कि ओवरसोल्ड पोजीशन है पूरे के पूरे मार्केट्स की और मौजूदा बाजार में जो मार्केट की शॉर्ट एक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट 2008 के लेवल के बाद अब ये लेवल्स देखे गए हैं। तो शॉर्ट एक्टिविटी काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है और तिमाही आधार पर अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों से जो ब्रॉड बेस्ड इक्विटी है वहाँ पर 16% ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। तो ये दूसरी छमाही के लिए आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं। खासकर ग्लोबल ग्रोथ आप देखिए 1.3% जो फर्स्ट हाफ में थी, सेकेंड हाफ में ये 3.1% का अनुमान लगा रहे हैं। साथ ही महंगाई दर 9.4% एनुअलाइज्ड जो है वो घटकर 4.2% की इनकी एक्सपेक्टेशंस आगे चलकर हो सकती है सेकेंड हाफ में। और चाइना की जो ग्रोथ है वो जो ऑलमोस्ट करीबन 0% रही थी फर्स्ट हाफ में, इस बारी सेकेंड हाफ में 7.5% की ग्रोथ का इनका अनुमान है। तो ओवरऑल ये काफ़ी कुछ एक बड़े कारण हैं जिस वजह से जेपी मॉर्गन जो है काफ़ी बुलिश हो रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए कुछ वजह है जिसकी वजह से जेपी मॉर्गन काफ़ी बुलिश है। इस हफ्ते ही 7% की तेज़ी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अमेरिकी बाजारों में, ये रीबैलेंसिंग के तक चलते ही बहुत बढ़िया सर। इस बाजार में तो बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ, लोग तो 7% साल का नहीं सोच रहे आजकल। तो हफ्ते भर में हो जाए तो कहने क्या। लेकिन हफ्ते भर से एक चीज याद आई, हफ्ते भर में एक स्टॉक में बड़ी तेजी बनी है और वो है पॉलीप्लेक्स। 23 जून को हमने इस स्टॉक को रिसर्च किया था, एक्सक्लूसिव रिसर्च मैंने दिया था कि किस तरह से ये एक रेसेशन प्रूफ स्टॉक है। बाजार के रेसेशन के वक्त भी इस स्टॉक के प्रॉफिट बढ़ते हैं, सेल्स बढ़ती है और साथ ही साथ मार्जिन्स बढ़ते हैं। और ये था 2086 रुपये का दाम जब हमने इसे कवर किया, तब से लेकर 11-12% की बढ़त बना चुका है 2323 के आसपास पॉलीप्लेक्स से। तो ये कमाल होता हुआ दिखा है, इस स्टॉक में अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है। उस बीच में पॉलीप्लेक्स सिमी जी ने भी रिकमेंड किया था, सेठी साहब ने भी रिकमेंड किया था। बिल्कुल, सिमी जी हमारे साथ है ना इस वक्त? है, बिल्कुल है। देखो सिमी जी की स्माइल देखिए, टारगेट्स भी आ गए थे सिमी जी के। टारगेट्स तो बहुत ही जल्दी आ गए थे सिमी जी के। हाँ, ये देखिए जी सिमी जी, पॉलीप्लेक्स के बारे में बताइए, बधाई आपको। जी अनिल जी थर्सडे को दिया था, 2000 के पास था और मुझे लग रहा था कि ये स्टॉक, मैंने उस दिन भी यही कहा था कि मार्केट अगर अच्छा होता तो मैं इस स्टॉक में 2500-2400 का टारगेट देती, पर ये स्टॉक एक्चुअली मार्केट खराब था इसलिए छोटे छोटे टारगेट्स दिए, सारे टारगेट्स आ चुका है। 2150 का पहला टारगेट था, 2200 का दूसरा टारगेट था, 2250 का तीसरा टारगेट था, 82300 भी पार कर गया। और मुझे लग रहा है कि अभी जो मैंने 2425 का लेवल्स दे रही थी वो अभी आने वाला है। तो पॉलीप्लेक्स को बिल्कुल होल्ड करें, ये स्टॉक अच्छा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का सलाह नहीं है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके रखने का ही सलाह दे रही है। ओके, होल्ड करें, हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें बेचने की, ये राय आपके लिए। आइए, वागले साहब भी तैयार है, बिल्कुल उनके लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, भारतीय में बीटीएसटी करके चलना चाहिए। 683 का करंट भाव है, 677 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है ये 695 to 700 तक के लेवल्स कल के दिन में दिखा सकता है। 695 पहला टारगेट, 700 का दूसरा टारगेट।
700 तक के टारगेट के लिए करने हैं खरीदारी। 683 के आसपास चल रहा है भारतीय एयरटेल और यहाँ पर तेजी करके चलने की राय आपके लिए। 695 700 का टारगेट लेकर चलें तो भारतीय एयरटेल में भी थोड़ा थोड़ा खरीदारी करने का माहौल बनता हुआ आपको नजर आएगा। अब दीप एक और इंटरेस्टिंग चीज जो दिख रही है पिछले कुछ मिनटों में वो ये कि बैंक निफ्टी ने गिरना बंद किया है। अभी जो पीछे में थोड़ा सा बहुत हल्का फुल्की जो कमजोरी आई वो सिर्फ निफ्टी में आई है। यस सर, बैंक निफ्टी में नहीं। तो बैंक निफ्टी 33,800 के आसपास 33,775 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। लेट्स सी आगे क्या कुछ होता है। बिल्कुल। और निफ्टी की भी बात करें सर तो ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड आपको सेलिंग आ रही, कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग है, बट कुछ बड़े नेम में थोड़ी सेलिंग है। थोड़ा ऊपर से इन्फोसिस फिसला है, थोड़ा ऊपर से आईटीसी, एचडीएफसी, एचयूएल जैसे स्टॉक्स फिसले, इसने आपने थोड़ी कमजोरी देखी। वैसे अगर आप ब्रेथ देखेंगे निफ्टी की तो काफी मजबूत है। सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक नेगेटिव है, उसमें से भी सिर्फ एक अपोलो हॉस्पिटल जो 1% से ज्यादा गिरा है। तो वैसे कहीं से ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है, बट कुछ कुछ सारे स्टॉक्स ऊपर से फिसले हैं जिसकी वजह से निफ्टी में आप गिरावट देख रहे हैं। वैसे आज अपोलो हॉस्पिटल्स पर एक बार चार्ट पर राय ले ली जाए, जो आज 3800 के नीचे इस समय आते हुए दिखा है। मुदित जी जरा चार्ट पर नजर डालें, अपोलो हॉस्पिटल्स कमजोरी में क्या राय बनती है? दीप थोड़ा सा कमजोर जरूर है, बट अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि चार्ट रिवर्स हो गए हैं यहाँ से। अभी भी अपॉर्चुनिटी है। जब तक ये चार्ट्स पर 3700 के लेवल्स को होल्ड करता है, बाय ऑन डिप्स का ही काउंटर नजर आता है, क्योंकि चार्ट्स पर अगर देखेंगे एक ट्रायंगुलर पैटर्न ये काउंटर बनाया और उस पैटर्न में ही ये काउंटर अभी ट्रेड हो रहा है और उसकी सपोर्ट लाइन करीब 3700 के आसपास निकल कर आती है। अगर 3700 का ब्रेकडाउन होगा तब कहीं जाके इस काउंटर में बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे बाय ऑन डिप्स के लग रहा है, यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं 3700 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट यहाँ से 3900 का बनेगा, वो निकलता है उसके बाद 4200 तक के अपसाइड मूव अपोलो हॉस्पिटल में नजर आते हैं। तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स। 3900 का इंपॉर्टेंट लेवल है, गिरावट के लिए परेशान मत हुई, ये बेसिक बात आ रही है। एक ओएनजीसी पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, इस पर रखिए नजर। आई थिंक कुछ रिपोर्ट्स भी चल रही हैं बाजार में, सीपीएससी की थोड़ी रीबैलेंसिंग होने वाली है जिसकी वजह से ओएनजीसी इन पर्टिकुलर में आप अच्छी खासी खरीदारी बनते हुए देख सकते हैं। तो शायद उसका एक्शन आपको ओएनजीसी में दिख रहा है। चार्ट्स पर भी राय लेंगे उससे, पर उससे पहले सिद्धार्थ जी अपनी कॉल के साथ हैं तैयार। सुपरसेट बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, मिड कैप आईटी का स्टॉक है, बहुत बेहतरीन है। अब यहाँ पे मोमेंटम भी बनते जा रहा है, वो है पर्सिस्टेंट सिस्टम। पर्सिस्टेंट सिस्टम पे खरीदारी की राय है। ये साल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रह सकता है। 35% रेवेन्यू ग्रोथ डॉलर टर्म्स में उम्मीद लगा सकते हैं। नेट डेट फ्री, हेल्दी डबल डिजिट रिटर्न रेशियोज, यूएस डॉलर 1 बिलियन का रेवेन्यू करने की उम्मीद लगा रही है कंपनी आने वाले 6 से 8 क्वार्टर्स में, तिमाहियों में। अबिट मार्जिन भी 16-17% के आसपास आ रहा है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, डील वैल्यू भी बहुत जोरदार आ सकती है। पर्सिस्टेंट सिस्टम मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी अरीना में अच्छा एक मोमेंटम दे सकता है। काफी अच्छा परफॉर्मर भी है पिछले 1-1.5 सालों का बात करूं, यहां से भी परफॉर्मेंस हो सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट अगर आप रखें 3680 का रखना है। 6-12 महीने के हिसाब से अगर आपको टारगेट रखना है तो बंपर टारगेट है 5000 के करीब, 4980। तो 3680 और 4980 के टारगेट के लिए पर्सिस्टेंट सिस्टम्स। आप पोजिशनल बेसिस पर खरीद रहे हैं तो फिर 3680 का टारगेट लें। अगर आप निवेश के लिहाज से खरीद रहे हैं, थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो लगभग 5000 तक ये काउंटर जा सकता है। ये है आपके सिद्धार्थ जी की राय। परसिस्टेंट सुबह से ही काफी एक्टिव है, मिड कैप आईटी में भी अच्छा एक्शन बना हुआ है। पर आइए, आखिरी हफ्ता है इस सीरीज का और बैन लिस्ट में 4 स्टॉक्स ऑलरेडी बने हुए हैं। क्या किसी स्टॉक की हो सकती है एंट्री या फिर लिस्ट होगी छोटी? जानते हैं बैन से बेनिफिट में। बताएं आशीष, कुछ बदलाव होंगे अभी? बिल्कुल बदलाव होंगे दीपांशु, लिस्ट आधी हो जाएगी। फिलहाल 4 स्टॉक हैं, सन टीवी, डेल्टा कॉर्प, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और आरबीएल बैंक। और इस लिस्ट के जो परमानेंट 2 मेंबर्स हैं, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और आरबीएल बैंक, दोनों ही बैन से बाहर आ जाएंगे। 79% होगी, 80% से नीचे आ गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और आरबीएल बैंक 79% पर है, दोनों बैन से बाहर आ जाएंगे। बाकी डेल्टा कॉर्प अभी थोड़े दिन रहेगा क्योंकि 88% यहाँ पर और सन टीवी में 93% है। बाकी कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसके मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 95% के आंकड़े के ऊपर हो। फ्रेश एंट्री किसी की नहीं है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और आरबीएल बैंक दोनों स्टॉक जो है बैन से बाहर आएंगे। आधी हो सकती है बैन लिस्ट। और जैसे आशीष बता रहे थे, सबसे लंबे इस सीरीज में जो 2 काउंटर्स रहे इंडियाबुल्स और आरबीएल, वो अब लग रहा है बैन से बाहर आने के लिए हो रहे हैं तैयार। इंडियाबुल्स है तो एक बार वागले साहब की राय तो बनती है। वागले साहब, शायद कल बैन से बाहर आ जाए। इंडियाबुल्स 3% ऊपर थोड़ी देर पहले दिख रहा था सर।
दीपांशु 100 के ऊपर टिक रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा कोई वॉल्यूम बिल्टअप या मोमेंटम नहीं दिख रहा है। जाएगा तो भी 108 110 लिमिटेड अपसाइड होगा। मैं प्ले नहीं करना चाहूँगा, मतलब साइडवेज मूव होने के चांसेस ज़्यादा है। वो वॉल्यूम बिल्टअप और वो कोई क्लियर पैटर्न नहीं दिख रहा है। अभी भी वेट करना ही बेटर होगा। तो ये आपके लिए इंडिया बुल्स जिस पर रखनी है नजर, आरबीएल पर भी रखिए नजर, दोनों आ सकते हैं बैंड से बाहर। बट आखिरी 10 मिनट बाकी है, बाजार जो ऊपर से हल्के हुए हैं, अब क्या राय बन रही है क्लोजिंग से पहले? क्या कुछ पोजीशंस पर आपको बदलाव करने? आइए जानते हैं अनिल जी के साथ मार्केट स्ट्रैटेजी। सर डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ा फिसले थे, अब संभल गए, 120 अंक ऊपर हैं और 85 अंक ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स, 5% की तेजी। यूरोप के बाजार अपनी तेजी होल्ड कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, कच्चे तेल पर दबाव बना हुआ है। आज चुनिंदा अन्य कमोडिटीज स्पेशली बेस मेटल्स में एक बाउंस बैक आ रहा है, बट अदरवाइज ठीक ठाक है। रुपया भी सुबह मजबूत खुला था, उसके बाद रुपया कमजोर हो गया, तो रुपया एक फैक्टर है सर। सुबह 12 पैसे मजबूत खुला था, अब सारी गेंस के वक्त पड़ चुका है, बट अदरवाइज सब ठीक ठाक है। क्या करके जाना है? देखिए हमारे मार्केट भी ठीक है, कोई खराब क्लोजिंग नहीं दे रहे हैं। पहली चीज़ तो 15,800 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं। दूसरा ये कि 2:30 बजे हम बात कर रहे थे कि 15,800 के नीचे नहीं जाएंगे, न 15,925 के ऊपर एग्जैक्टली वहीं ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का भी सेम वही हाल है, 33,650 के आसपास सपोर्ट है, 33,900 34,000 के आसपास रुकावट है, 33,850 पर आ गए। लेकिन आखिरी 10 मिनटों में जहाँ बंद हो रहे हैं वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अब क्योंकि अमेरिका में शुक्रवार को बड़ी तेजी हो गई, आज डाउ फ्यूचर्स 100-125 ऊपर है, लेकिन थोड़े वोलेटाइल है। आपकी जो पोजीशन है उसे बनाए रखें, फ्रेश कल खरीदेंगे, ओके फ्रेश कर लेंगे, ठीक है और आपको रिस्क लगती है तो आप 15,700 का पुट ऑप्शन खरीदिए। 15 नजदीक का बता रहा हूँ ये तो। हाँ मुझे आप पूछो उससे पहले मैंने कहा जवाब दे दूंगा। 15,700 इसलिए दी, शुक्रवार की क्लोजिंग आपकी 15,700 की थी, तो अगर हम कल 15,700 के नीचे किसी वजह से खुल जाते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा खराब होगा, इसलिए आपको 15,700 के नीचे की हेजिंग करनी, 125 पॉइंट से ज्यादा की हेजिंग नहीं करनी। हेजिंग या तो फिर सीधा 15,500 का खरीदो, वो बहुत दूर का हो जाएगा, वो हेजिंग का कोई फायदा नहीं है। अभी के मूड माहौल में कोई आप 300 350 पॉइंट तो नीचे नहीं खुलेंगे, तो आपको हेजिंग 125 पॉइंट वाली ही करनी है। तो 15,700 का पुट खरीद लीजिए और आप शॉर्ट है तो 16,000 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, उसके पार खुलेंगे नहीं। ओके सो ये आपके लिए 15,700 16,000 ज्यादा इस समय आप उतनी वॉलेटाइल रेंज नहीं उसी के हिसाब से। तो 15,700 के नीचे जाएंगे तो खराब होना शुरू होंगे, तो आपके लिए पुट आपका हेज का काम कर देगा। फ्रेश खरीदारी हम कल कर लेंगे, और बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, करना जाए तो आपकी मर्जी, बाकी कल ठीक है। बैंक निफ्टी 33,600 के नीचे आप कम दिखता है, तो ऐसे में अगर आपको लगता है लॉन्ग पोजीशन हेज करना चाहें 33,500 का पुट खरीद लीजिए, ठीक है। और शॉर्ट है और आप हेज करना चाहते हैं 34,200 का कॉल खरीद लीजिए। ओके हाँ, तो 33,500 34 आपकी दोनों की अच्छी हो रही, कोई चिंता वाली बात वैसे नहीं है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करना है तो अलग बात है। तो रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा करना है, कर लीजिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन से होल्ड कर सकते हैं, नई पोजीशन फ्रेश खरीदारी अभी नहीं करनी है। शुक्रवार को हमने बोला था लॉन्ग पोजीशन को कैरी करके जाइए। शुक्रवार आज मैं कहूँगा कि जहाँ प्रॉफिट अच्छा हो रहा है कर लीजिए बुक, कल वापस से ले लीजिए। कल वापस ले लेंगे, ठीक है, मौका मिलेगा कल आपको फिर से। आइए सिमी जी के पास चलते हैं, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, एक चार्ट में न्यू लिस्टिंग है, बहुत बड़ा सा ब्रेकआउट आ रहा है। रिसेंटली ये स्टॉक उस रेंज के ऊपर देखा नहीं है, पर बहुत बड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है और उसके बाद ब्रेकआउट्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। टेक्निकल चार्ट पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम का भी साथ है, 700 के ऊपर पेटीएम है, तो पेटीएम में खरीदारी करके चलने का सलाह है। बहुत बड़ा सा ब्रेकआउट है, 50 डेमा के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। अभी स्टॉक ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है कि इसमें बड़ा सा टारगेट आना चाहिए। एक तो पहला टारगेट होगा 740 के आसपास और दूसरा टारगेट होगा 780 के आसपास। तो 40 रुपया का रैली करंट लेवल से आ सकता है, तो मुझे बहुत अच्छा ब्रेकआउट नजर में आ रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 680 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 740 का पहला टारगेट, 780 का दूसरा टारगेट के लिए पेटीएम पर खरीदारी करके चलने का सलाह है। पेटीएम पर रखे नजर, और सिमी जी के रेडार पर आ रहा है, अभी दिख भी रहा था स्क्रीन पर, 700 का लेवल क्रॉस किया है और कॉन्फिडेंस सिमी जी का 9% रैली के बाद वो बड़े बड़े टारगेट्स कह रही हैं। करंट लेवल से भी 10% की रैली एक्सपेक्ट कर रही हैं जहां तक पेटीएम का सवाल है। आइए मुनाफे वाला मुद्दा। बताएं मुदित जी। दीप, यहाँ पे एक स्टॉक में जो ब्रेकआउट है उसमें ऑप्शन के जरिए पोजीशन बना के चलने की सलाह दे रहे हैं। हमें क्या करना है यहाँ पर, एस्कॉर्ट्स
एस्कॉर्ट्स का ऑलमोस्ट एट द मनी वाला कॉल ऑप्शन 1540 वाला कॉल ऑप्शन बाय करके चलेंगे, जो करीब 17 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट बनेगा 27 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 30 रुपए का, इसको कैरी करके जाना है, स्टॉप लॉस बनेगा 12 रुपए का। ठीक है, जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हैं, चार्ट्स पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग इस काउंटर में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ डेरिवेटिव डाटा अगर हम देख रहे हैं तो 1580 तक का राइटर्स यहाँ पर बैकफुट पे आता हुआ नजर आया है। जिस तरह के स्ट्रक्चर और ओआई एडिशन और डाटा बनते हुए नजर आए हैं, हमें लग रहा है यहाँ से बिल्कुल तेजी बनेगी। तो 1540 वाला ऑप्शन हम बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं, इसको कैरी करके जाना है। 27 रुपए और 30 रुपए कल ओपनिंग सेशन में देखने को मिलेंगे, बाय करके चलेंगे 1540 वाला कॉल ऑप्शन, स्टॉप लॉस रहेगा 12 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए ऑप्शंस के जरिए स्ट्रैटेजी। एस्कॉर्ट्स पर 1540 17 रुपए में खरीद सकते हैं ये कॉल। आइए ऑप्शंस की बात निकली है तो कैश का ऑप्शन स्वागत करते हैं जय ठक्कर का। गुड आफ्टरनून जय, बताएं कैसे देख रहे हैं समय मार्केट्स को? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, मॉर्निंग वाला कॉल में तो बने रहे, वहां पे आई थिंक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस दिया था, ना ही एक्चुअल में भी हुआ है, ना ही टारगेट्स आया और मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, उसमें बने रहे एंड क्लोजिंग बेसिस पे ही रखना है कल के लिए भी, वहां पे स्टॉप लॉस वहां पे बने रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा गैप फिलिंग, इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी दीप ऐसा ही हुआ था, 700 के ऊपर खुला था, फिर नीचे आया, फिर वापस टुवर्ड्स दी एंड 700 के आसपास क्लोज हमें देखने मिला था और आज भी हमें वही चीज देखने मिली कि हाई लेवल से थोड़ा बहुत गैप फिलिंग हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 15,700 750 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज मार्केट की, एंड वो जब तक होल्ड कर रहा है ना क्लोजिंग बेसिस, मार्केट शुड रिकवर अगेन। सो अब जो मैं एक फ्रेश कॉल एक और दे रहा हूँ वो 15,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है, यही 30 जून की एक्सपायरी का, जो अभी ट्रेड कर रहा है 144 पर दी, इसको आप खरीदे एंड यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस दीपांशु प्लेस करना होगा दैट वुड बी एट 98, 144 पर खरीदे, 98 के स्टॉप लॉस के साथ 15,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। ऊपर में जो टारगेट्स दीप यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी 196, सेकेंड टारगेट विल बी 214, सो 196 214 ये दो टारगेट्स के लिए 15,800 का निफ्टी का कॉल खरीदे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अगर गैप फिलिंग होता है तो 750 के आसपास स्पॉट में या तो फ्यूचर्स में, दोनों में ही, बिकॉज हार्डली कुछ अब हम देख रहे हैं कि प्रीमियम भी बचा है, बिकॉज लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी है। सो आई थिंक निफ्टी का 15,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन में हमें एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ देखने मिल सकती है, जैसे ही मार्केट फिर से ये लेवल से ऊपर का मूव स्टार्ट करेगा। इसीलिए दीप मैं 15,700 का पुट ऑप्शन से हेजिंग करने की राय देना लूंगा, क्योंकि 15,700 आपका शुक्रवार का क्लोज था और 15,750 शुक्रवार का हाई था। तो अगर गैप पूरा करने के लिए अगर नीचे आया भी निफ्टी तो 15,700 750 बहुत ही बढ़िया बाय जोन हो जाएगा, क्योंकि 15,927 से आप 200 सवा 200 पॉइंट का करेक्शन देखेंगे और वो खरीदने के लिए परफेक्ट जगह। तो जे की तरफ से जो डेटा है एकदम सही है, बिल्कुल सटीक है। 15,800 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय आपके लिए आती है जी। बिल्कुल। आइए कुछ फाइनल कॉल्स, एक BTSTT का बिगुल सच जी के लिए। बताएं सच जी। दीपांशु, यहाँ पर टाटा मोटर्स में बिकवाली करनी है, जिस तरीके से वापस इसने एक रेजिस्टेंस रिकन्फर्म किया है 420 के आसपास, वहीं पे एक स्विंग बना के इसने डेज लो तोड़ दिया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बिकवाली ही हावी रहनी चाहिए। लगभग 405 के टारगेट के लिए यहाँ पर ये पोजीशन बनाने की मैं सलाह दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है आपको अराउंड 419.50 पे, एंड फ्रेश शॉट्स ऐड करने हैं टाटा मोटर्स में 405 के टारगेट के लिए। से एक और सेल कॉल सच जी की तरफ से टाटा मोटर्स। आइए जय से लेते हैं उनका जैकपॉट। जय, वक्त नहीं है बिगुल के लिए, बताएं अपनी कॉल सर। बिल्कुल दीप खरीद कर चलना है हिंद पेट्रो का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 225 के स्ट्राइक का, 3 रुपए 40 पैसे पर भी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये काफी बढ़िया लग रहा है, बिकॉज ऑन द डाउन साइड यू कैन प्लेस अ स्टॉप लॉस एट 1.40, सो 3.40 पे खरीदे, 1.40 का लगाइए स्टॉप लॉस दीपांशु, एंड टारगेट्स ऊपर में जो बन रहे हैं वो बन रहे 7.5 से लेके 10 रुपए तक के, सो 7.5 10 ये जो टारगेट्स रहेंगे हिंद पेट्रो के 225 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन
ऑप्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि दीप यहाँ पे आपको एक अच्छा मूव, शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, जो ये स्टॉक को लगभग 235 से लेके 240 तक के लेवल्स दिखा सकती है गुरुवार तक। और 235 होता है तो ऐसे ही इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपए की हो जाती है, विच इज माई सेकंड टारगेट। एंड उसके ऊपर निकलता है तो 239 240 भी हो सकता है स्पॉट में। सो हिंद पेट्रो फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के थ्रू आप बाय पोजीशंस लेकर चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए HPCL 225 की कॉल, खरीद कर चलें, ये है आपके लिए राय जय की तरफ से। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी शुरुआत हुई बाजार की दिन पर, बढ़िया गैप अप था। उस गैप को बाजार सस्टेन नहीं कर पाए, बट अच्छी गेंद के साथ ही आप बंद हो रहे हैं। 125 अंकों की गेंद आपको निफ्टी पर दिखेगी, तो 2 दिन में देखेंगे तो करीब करीब 250-300 अंकों की गेंद निफ्टी में आपको आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी भी लगभग 200 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं इस समय। कहां से आया बाजार का सपोर्ट? ब्रेथ बहुत बढ़िया थे निफ्टी की, सिर्फ 10-12 निफ्टी स्टॉक्स है नेगेटिव टेरिटरी में। उसके सामने ONGC आज के 3.5%, कोल इंडिया 3% की तेजी, LNT इस पर अच्छी खरीदारी। IT से आज सबसे ज्यादा सहारा मिला है, HCL टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस में बढ़िया एक्शन दिखा। इसके साथ ही एयरटेल जैसे काउंटर्स में खरीदारी, एशियन पेंट्स काफी एक्टिव था। बैंक से भी थोड़ा थोड़ा सहारा मिला है, इंडसइंड, SBI थोड़ी खरीदारी दिखाते हुए। हिंडाल्को, टाटा स्टील में अच्छा एक्शन था, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक में आपने मूवमेंट देखा। तो सेक्टोरली लगभग सभी सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन आपको आते हुए दिखा। ITC में भी खरीदारी दिखी, थोड़ा ऑटोज में मुनाफा वसूली दिखी। अभी सेल कॉल आया टाटा मोटर्स पर, आयशा मोटर्स आपका टॉप लूजर था। बजाज ऑटो में भी कुछ एक्साइटमेंट रहा नहीं बायबैक खबर के आने के बाद, और हीरो मोटोकॉर्प भी एकदम सुस्त बंद होते हुए दिख रहा है। HDFC बैंक भी एकदम सपाट क्लोज हो रहे हैं, हालांकि दिन में शुरुआत इनकी अच्छी हुई थी। वायदा कारोबार में 7% 8 पार्ट क्लोज हो रहे हैं, हालांकि दिन में शुरुआत इनकी अच्छी हुई थी। वायदा कारोबार में 7% 8% ऊपर सिटी यूनियन बैंक, परसिस्टेंट, फर्स्ट ट्रस्ट, माइंडट्री, बिरला सॉफ्ट, इंटेलेक्ट अच्छी खरीदारी। RBL बैंक और इंडिया बुल्स बैंक से कल बाहर आ सकते हैं। ग्रैन्यूल्स में अच्छा स्पाइक था, डॉक्टर लाल, NMDC, रेन इंडस्ट्रीज और साथ ही IDFC फर्स्ट बैंक, डिक्सन टेक, यहाँ पर भी पॉजिटिव मोमेंटम रहा। अनिल जी 15,900 तो नहीं, बट हाँ 15,840 करीब 140 अंक ऊपर, तो 2 दिन में 280 अंकों की तेजी आपने निफ्टी दिखा दी है, और एग्जैक्टली 200 अंक ऊपर प्रोविजनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 33,828 के लेवल पर आती हुई दिख रही है सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी क्लोजिंग आज की प्रोविजनल। 132 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 15,832 पर हुआ है बंद। सेंसेक्स 433 अंकों की तेजी के साथ 53,161 पर हुआ है बंद, और बैंक निफ्टी 33,811 पर बंद होता हुआ 183 अंकों की मजबूती के साथ। रुपया 1 पैसे मजबूत है डॉलर के सामने। नेस्डेक फ्यूचर्स 75 पॉइंट ऊपर, डाउ फ्यूचर्स 99 के फेयर में पड़े हुए 99 पॉइंट ऊपर है। सो ना कर पा रहे हैं, ना आराम से रह पा रहे हैं। ओके, तो लेकिन है हरे निशान, ये आप कह सकते हैं। विदा लेने का वक्त है। बंसल जी, वागले साहब, जय ठक्कर, सिद्धार्थ जी, सिमी जी, सचिन जी और मोदी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। आज के क्लोजिंग शो में मुलाकात होगी आप सबसे कल सुबह फिर से। देखते हैं क्या कुछ एक्शन रहता है, लेकिन तब तक मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।